तो इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं साइंस का सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्न कर लिए हैं, सारे अच्छे से समझ लिया है उनको। ठीक है, जो चीज नहीं समझ पाए हैं उसको हम लघु उत्तरीय प्रश्न में जो हमारे लॉन्ग टाइप आएंगे उसको हम समझ लेंगे अच्छे से। ठीक है, तो अपने पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं, जिसमें बोला गया है बल से क्या अभिप्राय है। बल वह बल वह बाह्य आंतरिक कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किया जाता है या करने का प्रयत्न किया जाता है। क्लियर बात। बल के विभिन्न प्रकारों का उदाहरण सहित संक्षिप्त वर्णन करना है। ठीक है, तो एक चीज हमें ये समझनी है कि बल वह बाह्य या आंतरिक कारक है। अब किसी चीज के अंदर या किसी चीज पर बाहर से भी हम फोर्स लगा सकते हैं, कोई चीज के अंदर अंदर से भी फोर्स लग सकता है। क्लियर बात। जरूरी की बाहर से ही, तो इसलिए बोल रहा है बाह्य आंतरिक कारक। कारक मतलब कॉज है, यानी कि जिसकी वजह से होगा, कारण। ठीक है, जिससे उत्पन्न होगा। ठीक है, फोर्स। अब ये बाहर से भी लग सकता है, अंदर से लग सकता है। तो ये वही बात कह रहा है, बल वह बाह्य आंतरिक कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु की स्थिति, अगर मैं बाहर से फोर्स लगाऊं, मैं सोच रहा हूँ कि इस बॉल को मैं इधर से इधर कर दूं, इसकी स्थिति चेंज कर दूं या इसका स्थान चेंज कर दूं, है ना, अगर इसका आकार चेंज कर दूं, तो मतलब बल जो है वो हर चीज के लिए लगाया जा सकता है। उसका मतलब उसके आकार में, स्थिति में, उसके स्थान में परिवर्तन करने के लिए जो लगाया जाता है बल, या उसका परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है, वही हमारा फोर्स कहलाता है। ठीक है, बल कहलाता है। क्लियर बात। अब जैसे कोई बैलून है, ठीक है, बैलून मैंने ऐसे बना ली बैलून। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं इस अब जो है बैलून फूलता क्यों है, इसके अंदर जो गैस भरी हुई है, गैस भरी हुई है वो बाहर की तरफ जाना चाह रही है ना। ठीक है, तो इसलिए फूल गया है बैलून। तो अंदर के जो कण है, इसके गैस के जो कण है, वो भी तो इस पर अंदर से फोर्स लगा रहे हैं, तभी तो ये फूला है। क्लियर बात। अगर मैं इसमें छोटी सी कर दूं, छेद कर दूं इसमें, तो सारे गैस बाहर आ जाएगी, यानी कि जो कण है वो बाहर आ जाएंगे एक साथ। तो वो क्या है, कण क्या है, कण बाहर आने के लिए तो प्रयत्न कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। अगर मैं छोटा सा ये फिर यहाँ से खोल दूं, तो इसकी सारी हवा बाहर आ जाएगी। हवा क्या, कण, गैस, जो भी इसके अंदर भरी हुई है। क्लियर। तो यही क्या है, हमारा फोर्स है। अब इसको अगर मैं बाहर से लगाना चाहूँ, देखो यहाँ से फोर्स लगाऊंगा तो दब जाएगा ना थोड़ा, इसके आगे से थोड़ी ऐसे हो जाएगी, फोर्स लगाऊंगा तो, है ना। तो इस करते यहाँ पे एक जगह से दूसरे स्थान पे पकड़ूं, तो ये मेरा फोर्स कहलाएगा। क्लियर बात। यही चीज बोल रहा है इसमें। बल के प्रकार, पेशी बल। मनुष्य, पशु, अन्य जंतु अपने शरीर की मांसपेशियों द्वारा जो फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, उसे पेशी बल कहते हैं। ठीक है, हाथ से स्प्रिंग खींचना, जो मनुष्य के द्वारा बल लगाया जाता है, ठीक है, उसे हम पेशीय बल कहते हैं। पेशीय मतलब मांसपेशियां। ठीक है, मांसपेशियां, जैसे कि अपने हाथों से बल लगाते हैं। ठीक है, एक होता है ना इस तरह से हैंड होता है हमारा। ठीक है, इस तरह से हमने हैंड बना दिया। अब एक क्या चीज खींच रहा है, मान लो रस्सी खींच रहा है, तो ये क्या इस पेशियों वाली तो फोर्स लग रहा है, इसकी पेशियां ही वर्क कर रही हैं, इसकी मांसपेशियां यही तो बता रही हैं, फोर्स लगा रहा है। ठीक है, इसका हैंड है, इस तरह से रस्सी खींच रहा है। ठीक है, पेशीय बल होगा। क्लियर है ना बात। अब मनुष्य, पशु या अन्य जीव जंतु, जैसे हाथी से स्प्रिंग खिंचाना, ठीक है, सॉरी, हाथ से स्प्रिंग खींचना, या कोई जानवर भी हो सकता है, हाथी कुछ चीज खींचेगा तो वो भी उसका पेशीय बल है। ठीक है, अपने शरीर की मांसपेशियों का इस्तेमाल कर रहा है ना वो। अब गुरुत्वीय बल, मान लो, हाँ, इसमें बस ये मान सकते, पेशीय बल का मतलब है जीव जंतुओं द्वारा लगाया गया बल पेशीय बल है, क्योंकि वो उसके बॉडी के थ्रू लगाया जा रहा है, उसकी बॉडी में मांसपेशियां होती हैं, तो वो पेशीय बल ही होगा। क्लियर बात, इतना हमें क्लियर करना है बस। गुरुत्वीय बल क्या होगा, गुरुत्वीय बल मतलब पृथ्वी से कोई फल गिरता है तो पृथ्वी पर गिरता है, अर्थात पृथ्वी जो है अपने आसपास की वस्तुओं को जिस बल से अपनी ओर खींचे रखती है, उस बल को ही गुरुत्वीय बल कहते हैं। क्लियर है बात। अब जैसे सब कुछ धरती पर क्यों टिका हुआ है, वो गुरुत्वीय बल के कारण है टिका हुआ है। ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। जैसे कोई फल गिरेगा, पृथ्वी पर ही गिरे, कोई मैं गेंद उछालूं ऊपर, तो वो नीचे आके गिरेगी। क्यों गिर रही है, क्योंकि धरती उसे खींच रही है अपनी तरफ।
धरती में अगर गुरुत्वीय बल ना होगा तो सब कुछ उड़ने लगेगा। जैसे आसमान में हम जाते हैं अंतरिक्ष में जब हम जाते हैं तो वो वहाँ कुछ नहीं है। चाँद पर हम जाते हैं तो कुछ नहीं है, गुरुत्वीय बल नहीं है वहाँ पे, तो सब कुछ उड़ने लगता है ना? जब चीज़ें उड़ती हैं तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे गुरुत्वीय बल नहीं है, क्योंकि वो सतह पर चिपकी हुई नहीं है। पृथ्वी पर अपना गुरुत्वीय बल है, जिस कारण सभी चीज़ें टिकी हुई हैं धरती पर, है ना? अब जैसे अब गुरुत्वीय बल धरती के हर कोने पर है। धरती गोल है हमारी, इंसान यहाँ सब इंसान ऐसे करके ऐसे कर इंसान है, बिल्डिंग है, सब इस तरह से धरती के चारों ओर है। धरती के ऊपर फैला हुआ है सब कुछ। ये सारा ब्रह्मांड इस तरह से धरती पर फैला हुआ है। मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं गिरूंगा थोड़ी ना नीचे को, क्योंकि ये इतना फोर्स है धरती का, इतना धरती पे इसका इतना ज़्यादा फोर्स कि मुझे महसूस नहीं हो रहा कि मैं सीधा खड़ा हूँ या मतलब ऊपर हूँ या नीचे हूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इतना ज़्यादा फोर्स आई बात समझ में? धरती का इतना ज़्यादा फोर्स है। लेकिन ये है कम, तो कम है, न्यूक्लियर का सब नेचुरल कम है, लेकिन उसकी तुलना में हमारी तुलना में बहुत ज़्यादा है। क्लियर है बात? पेड़ से फल का टूटकर नीचे पृथ्वी पर गिरना, किसी वस्तु पर ठोकर लगने से गिर जाना। जब हम कोई वस्तु से ठोकर लगती है तो हम नीचे क्यों गिर जाते हैं? उसी वजह से गिर जाते हैं ना, वरना ऊपर गिरते ना, ऊपर जाते ना सीधा। घर्षण बल, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर खिसकाई जाती है, लुढ़काई जाती है, तो बल खिसकने लुढ़कने का विरोध करता है, उसे घर्षण बल कहते हैं। अब थोड़ा इसको समझ लेते हैं। घर्षण बल समझा दिया मैंने। अब जैसे ये बॉल है, मैं इसको ऐसे लुढ़काऊंगा तो ये थोड़ी दूर जाकर रुक जाएगी, तो ये घर्षण बल के कारण ही होती है। तो इस पर फोर्स लगा हुआ है, अगर घर्षण बल ना होगा ये चलती रहेगी वहां तक की, बहुत दूर तक चलती रहेगी। क्या अब इसके अंदर घर्षण बल लग रहा है ना नीचे इसके सतह पर और बॉल की सतह से जमीन की सतह पर, इन दोनों के बीच बल लग रहा है, ठीक है? कोई गेंद किसी तल पर लौटी है तो लौटते लौटते रुक जाती है, बोला है। प्रत्यास्थ बल, जब किसी वस्तु पर बल लगाए तो उसका आकार परिवर्तन हो जाता है, लेकिन बल हटा लेने पर पूर्ण अवस्था में आ जाती है। इसी को प्रत्यास्थ कहते हैं। जो बल वस्तु को पूर्ण अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है प्रत्यास्थ बल कहलाता है। ये है इलास्टिक टाइप का, जैसे इलास्टिक होती है, इलास्टिक या इलास्टिक बोलते हैं, रबड़ बोलते हैं जिसको। ये क्या रबड़ है, ठीक है? मैं इसको खींचूंगा ऐसे, यहाँ तक मैंने खींचा तो ये इसको छोड़ खींचने के बाद ये मैंने फोर्स लगाया अपना, मैं इसको छोड़ूंगा तो ये क्या अपनी उसी स्थिति में आ जाएगी ना वापस, यहाँ आ जाएगी ना फिर से। तो ये क्या है, ये जो फोर्स लगा है इसके बाद जो इस मैंने यहाँ तक आया अपना फोर्स लगा के, अब इस वस्तु के द्वारा जो इसका प्रत्यास्थ बल लग रहा है, यानी कि इलास्टिसिटी फोर्स लग रहा है, तो ये जो है इसी फोर्स को हम प्रत्यास्थ बल या फिर इलास्टिसिटी फोर्स कहते हैं, ठीक है? अच्छा, कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग बल लगा खींचना, रबर को बल लगा खींचना, ठीक है? पुनः उस अवस्था में आ जाएगी अगर मैं छोड़ दूंगा, तो ये हमारा क्या है, प्रत्यास्थ बल है। मैं खींचे रखूंगा तो रबड़ टाइट हो जाएगी ना, मैं अगर उसे खींच रहा हूँ टाइट हो जाएगी, नहीं कि रबड़ भी अपनी तरफ फोर्स लगाएगी, वो मुझे खींचेगी मैं उसे खींचूंगा, तो वही उसकी तरफ से जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, मेरा प्रत्यास्थ बल है। और जो मैं उसे उस पर फोर्स लगा रहा हूँ वो क्या है, मेरा पेशीय बल है। पढ़ा है ना अभी? विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत का चुंबकीय बल, वे बल जो विशेष आवेश सॉरी विद्युत आवेश, विद्युत धाराओं, चुंबकों आदि के द्वारा आदि उत्पन्न होते हैं, ठीक है? विद्युत तथा चुंबकीय बल कहलाते हैं। विद्युत घंटी, पंखा, विद्युत मोटर, टेलीफोन आदि बिजली की सभी मशीनें इन्हीं बलों के सहायता से कार्य करती है। देखो, पंखा हो गया, विद्युत मोटर हो गई, ठीक है? टेलीफोन, विद्युत घंटी, मशीनें, बिजली की सभी मशीनें जो चलती हैं वो किस कारण चलती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं इसको, विद्युत तथा चुंबकीय बल अलग अलग नहीं है, ये एक ही चीज है, विद्युत और चुंबकीय बल, ठीक है? चुंबकीय बल मतलब मैग्नेट, चुंबक होते हैं ना, वो उसका एक बल हो गया अलग, ठीक है? विद्युत वाला हमने पढ़ा है आवेश वाला, ठीक है? आवेश की वजह से उसको घिसकर, और हमने जब स्केल से कागज को उठाया था कागज की, ठीक है? तो उसमें आवेश आया था। अब मान लेते हैं कि मानते हैं क्या मानते हैं, क्या मानते हैं, देखो
विद्युत मोटर का मानते हैं, ठीक है। ये मैंने क्या किया, चुंबक लगाई सड़क पे। मोटर तुमने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो समझा देता हूँ। ऐसे करके चुंबक होती है, ठीक है। यहाँ पर तार लिखा होता है, कोई होती है, ठीक है? और यहाँ पे ऐसे होती है, यहाँ पर पंखा होता है, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। ये चुंबक, चुंबक इसमें अभी जो तार है ऐसे होती है, ठीक है। यहाँ से मैं करंट फ्लो करूंगा और ऐसे करंट आया इसका, ठीक है। इसमें ऐसे होती है, इस तरह से राउंड्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है, टर्न्स होते हैं इसके अंदर। अभी जो चुंबक के ऐसे दो बीचों में रखी होगी, चुंबक के दो टुकड़ों में रखी, तो ये क्या है, चुंबक इस पर फोर्स लगाएगा, इस पर। जब इसमें करंट फ्लो होगा, जब मैं इसमें करंट दूंगा तो चुंबक फोर्स लगाएगा इस पर, ठीक है। तो ये घूमने लगेगा, ऐसे करके घूमने लगेगा, ये पंखा है वैसे, घूमेगा। क्लियर। हर पंखा, मोटर, टेलीफोन, हर चीज ऐसी वर्क करती है। तो यही हमारा चुंबकीय फोर्स है, विद्युत चुंबकीय फोर्स है, ठीक है। समझ में आई बात? ना समझ में आएगा तो मेरे को बता देना, मैं बता दूंगा कैसे, ठीक है। वाष्पन व क्वथन में अंतर होता है। वाष्पन मिश्रण से अवयवों को अलग अलग किया जा सकता है। मिश्रण को द्रव्य में बदलकर उसे गर्म करने पर अवयवों को अलग अलग किया जाता है। द्रव को गर्म करने पर पानी वाष्पित हो जाता है और पदार्थ शेष रह जाता है, ठीक है बात। उसे वाष्पन कहते हैं। जैसे कि जैसे कि दूध हो गया, ठीक है। दूध और पानी, दूध की मात्रा ज्यादा है, पानी की मात्रा भले कम हो, अगर मैं इसको जलाता द्रव को जलाता रहूँ, मिक्सर को जलाता रहूँ, तो पानी क्या है, बन के उड़ जाएगा। थोड़ा दूध भी, जिसमें जितना दूध में पानी होगा उतना हो जाएगा। बाद में क्या बचेगा, गाढ़ा गाढ़ा क्या बचेगा, दूध बचेगा ना फिर वो। तो ये वही बोल रहा है वाष्पन, यानी कि वाष्पन में हमारा क्या, पानी वाष्प बन के उड़ गया ना। वाष्पन का मतलब है कि पानी का वाष्प बन के उड़ जाना, वाष्पित हो जाना, ये वाष्पन है, ठीक है। इतना भी ना याद रखो तो, इतना ही। वाष्पन मतलब, वाष्प मतलब वेपराइजेशन, ठीक है। वेपर, वाटर वेपराइजेशन बोलते हैं, ठीक है, जल वाष्प। सांभर जिले में, सांभर नाम की कोई झील है, ठीक है। सांभर झील में लवण की मात्रा बहुत अधिक होती है। लवण मतलब नमक बोलते हैं जिसको, सॉल्ट, ठीक है। उस पानी को अलग अलग बड़ी बड़ी क्यारियों में भरा जाता है, क्योंकि वाष्पन तेजी से अधिक मात्रा में हो, जिससे नमक क्यारियों में रह जाता है, ठीक है। वाष्पन विधि द्वारा समुद्र में साधारण नमक प्राप्त करते हैं, ठीक है। जो नमक होता है हमारा खाने में डलता है, ठीक है, वो नमक पहले कच्चा नमक, साधारण नमक होता है, वो कहाँ से आता है, समुद्र से आता है, ठीक है। समुद्रों के पास वाष्पन विधि का यूज होता है। उसमें से, समुद्र में से जल निकाल लेते हैं, जल को क्यारियों में ऐसे भर देते हैं, ठीक है। ऐसे जगह जमीन कर देते हैं, ऐसे करके भर देते हैं। और जो जल के साथ जो उसका सॉल्ट है, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ का पानी कैसा है, नमकीन है। सॉल्ट है, अब धूप से वो क्या होगा, सॉल्ट नीचे रह जाएगा, धूप से क्या, पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा, तो क्या रह जाएगा वहां पे बचा हुआ, सॉल्ट रह जाएगा, नमक के बड़े बड़े टुकड़े रह जाएंगे, ठीक है। नमक की ढेली रह जाएगी, साधारण नमक कहलाता है वो। उसको फिर उसको शुद्ध करके और स्वच्छ करके उसको खाने योग्य बनाया जाता है, उसमें आयोडीन वगैरह की मात्रा में लाकर, ठीक है। नमक में आयोडीन होता है ना, नमक में आयोडीन मिलाने से मतलब हमारी नमक शुद्ध हो जाती है, ठीक है। क्योंकि हमारे बॉडी को आयोडीन चाहिए। अगर बिना आयोडीन और सीधा नमक खाएंगे ना, तो उसमें आयोडीन नहीं होती है, तो आयोडीन की कमी से ही फिर घेंगा रोग होता है, ठीक है। घेंगा रोग जो होता है ना, वो आयोडीन की कमी से ही होता है। इसलिए हम नमक में क्या मिलाते हैं, नमक में हम क्या मिलाते हैं, आयोडीन मिलाते हैं, ठीक है। नमक की थैली पर लिखा होता है, आयोडीन भी लिखा होता है उसमें। क्वथन किसे कहते हैं, द्रव पदार्थ गर्म करने पर जब खौलना, उबलना प्राप्त प्रारंभ करता है, इस क्रिया को क्वथन कहते हैं। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलता है। क्वथन पर दाब का भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। क्वथन पर क्या पड़ता है, प्रेशर का प्रभाव पड़ता है। जब द्रव पदार्थ को गर्म करते हैं, उसे खौलाते हैं, उबालते हैं, ठीक है,
जब मान लो कि मैं दूध गर्म कर रहा हूँ, दूध उबलेगा कब? दूध उबलना चालू कब होगा? जब वो 100 डिग्री हो जाएगा। दूध उबलना कब हो, या दूध या पानी मान लो, ठीक है, मैं पानी गर्म कर रहा हूँ, पानी उबल रहा है, खौल रहा है खूब, तो वो क्या है, वो 100 डिग्री के पार हो चुका है। उसका जो टेम्परेचर है, मैं समझ जाऊंगा 100 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है। उसे ही हम क्वथन बोलते हैं, ठीक है। क्वथन पर दाब का ही प्रभाव पड़ता है, क्वथन पर दाब का। अगर मैं उसको ढक दूंगा और, तो क्या होगा, उसमें और प्रेशर बन जाएगा, ठीक है। प्रेशर बनने की वजह से क्या होगा, क्वथन और ज्यादा होगा। क्लियर बात? उसकी जो भाप होगी वो निकल नहीं पाएगी, उसमें और ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, ये बोल रहा है दाब का, ठीक है। और क्या था जी, 100 डिग्री पर क्या होता है, पानी उबलता है, खौलता है। और 0 डिग्री पर पानी क्या होता है, बर्फ बनता है। जो बर्फ बनती है हमारी बिल्कुल 0 डिग्री पर बनती है। क्लियर बात? इतना हमें ध्यान रखना है 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। ऊर्जा के नवीकरणीय अनवीकरणीय स्रोतों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाएं, ठीक है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ऐसे स्रोत जो, जिनका अनवीकरणीय और नवीकरणीय, अनवीकरणीय का मतलब है कि उसको दोबारा नया नहीं किया जा सकता। उसको दोबारा नया नहीं किया जा सकता है। नवीकरणीय मतलब उसको नया बनाया जा सकता है, बस इतना समझना है। उसके बाद हम इसे समझ के पढ़ लेंगे। ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका भंडार सीमित है, यानी कि उसको नया नहीं बनाया जा सकता। पानी हो गया, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, सब नेचुरल है ना। नेचुरल है तो वो क्या है, उतना ही है जितना है। खत्म हो जाएगा तो वो फिर कहीं से लाएंगे नहीं, दूसरे ग्रह से तो लाएंगे नहीं, ठीक है। वो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हो गया, जिनका भंडारण सीमित है, ठीक है। ऊर्जा स्रोत कहते हैं कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक। क्लियर बात? नवीकरणीय स्रोत जिनको हम फिर से पुनः उसको मतलब नष्ट करके दोबारा बना सकते हैं, वो चीज, यानी कि वो क्षय नहीं होता है, यानी कि वो नष्ट नहीं होता है। ऐसे ऊर्जा शामिल हैं जैसे प्रदूषण, जो प्रदूषण कारक नहीं है, प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, तथा जिनके स्रोत का क्षय नहीं होता है, ठीक है। जिनके स्रोत का पुनः भरण होता है, पुनः भरण भंडारण होता है। सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गई, जल विद्युत हो गई, ज्वारीय ऊर्जा हो गई, बायोमास, जैव ईंधन, ठीक है। पोषण के आधार पर पादप और जंतु में अंतर समझाएं। पोषण के आधार पर पौधे और जंतु, पादप का मतलब है पौधे, ठीक है। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जंतु भोजन के लिए पौधों पर निर्भर करता है, ठीक है, निर्भर रहता है। पौधे अपना भोजन बनाते हैं कहाँ से, सूर्य के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से, ठीक है। पौधे जंतु भोजन के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं, पौधों पौधों को खाता है, ठीक है, जंतु, जीव जंतु। पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जंतुओं में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इस तरह से हम याद कर लेंगे। पौधों में वृद्धि जीवन भर होती है, वो बढ़ते रहते हैं, ठीक है। जंतुओं में एक निश्चित समय तक वृद्धि होती है। पौधों में सेल्यूलोज होता है, जंतुओं में सेल्यूलोज नहीं होता है, ठीक है। पौधों में वृद्धि जीवन भर होती है, यानी कि वो बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, मतलब उसका आकार बढ़ता रहता है, फैलते रहते हैं वो, ठीक है। पौधे, ठीक है, जब तक उन्हें काटा ना जाए या इस तरह से, क्योंकि पौधे 150 साल, 100 साल, कई हजारों साल तक चलते रहते हैं, जब तक उनको नष्ट ना किया जाए। जंतु एक क्या, एक निश्चित समय तक होते हैं, उनकी वृद्धि निश्चित समय तक होती है, किसी एक समय पर वो नष्ट हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है उनकी। पौधों में सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज नहीं होता किसमें, जंतुओं में। क्लियर बात? बेलन की लंबाई तथा वृत्त के व्यास का मापन किस यंत्र से किया जाता है, वर्नियर कैलिपर, हमने पढ़ लिया था पहले क्वेश्चन में, ठीक है। उसका नाम बताते हैं, उस यंत्र का अल्पतनांक लिखिए, ठीक है। बेलन की लंबाई, वृत्त के व्यास का मापन हेतु वर्नियर कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। वर्नियर कैलिपर पर बने खानों, मुख्य पैमाने पर बने खानों के बीच एक विशेष संबंध होता है, जिसकी दूरी में वर्नियर पैमाने पर n बराबर खाने होते हैं। उतनी दूरी पर मुख्य पैमाने सदैव सबसे कम अर्थात n-1 खाने होते हैं। यदि मुख्य पैमाने पर बने खाने को m से प्रदर्शित किया जाए, तो वर्नियर पैमाने पर बने खाने को v से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। मुख्य पैमाना जो इसको बोलते हैं मेन स्केल, ठीक है। वर्नियर कैलिपर, चलो मैं दिखा दूंगा कैसा होता है, ठीक है। गूगल करना वर्नियर कैलिपर किस टाइप का होता है, तो समझ में आएगा तुम्हें। वर्नियर कैलिपर पर बने खाने v से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। एन वी इक्वल टू n-1 m, m फॉर मेन स्केल, ठीक है। एन फोर मेन स्केल, यदि मुख्य पैमाने पर बने खाने एम से प्रदर्शित किए जाते हैं, वर्नियर पैमाने पर बने वी से, ठीक है।
तो इस तरह से वो हमारा क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है, स्पष्ट है कि मुख्य पैमाने पर बने खाने की दूरी वर्नियर पैमाने पर बने खाने की दूरी से अधिक होगी। मुख्य पैमाने पर बने खाने की दूरी m तथा वर्नियर पैमाने पर बने एक खाने की दूरी v के अंतर को भी वर्नियर स्थिरांक कहते हैं। यह दूरी वर्नियर कैलिपर के अल्पतमांक कहलाती है। v की वैल्यू जो होती है मुख्य पैमाने के एक खाने की माप n-1, वर्नियर पैमाने पर बने खानों की माप n, ठीक है, m से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, यही चीज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अदिश व सदिश राशियों, ठीक है, अदिश राशि सदिश राशि। अदिश राशि इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण मतलब रिजल्ट, मेजरमेंट, ठीक है, तथा चाल होती है। परिमाण होता है तथा चाल होती है परंतु दिशा नहीं होती है। देखो, अदिश, अदिश दिश मतलब दिशा, अदिश एक मतलब जिसमें नहीं होती, सदिश यानी कि स मतलब होना, दिशा, दिशा का होना, ठीक है। अदिश मतलब जिसमें परिमाण होता है, चाल होती है परंतु दिशा नहीं होती, ठीक है। यानी कि उदाहरण चाल, चाल नहीं, इस लाइन को हटाओ, ये फालतू में है। इसमें केवल परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं होती, ठीक है, इस तरह से पढ़ेंगे इसको। इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं, ठीक है। अदिश राशि कहते हैं जिसमें हमें परिमाण की जरूरत होती है। जैसे मीटर, मीटर को मापने, सॉरी हाँ, मीटर लंबाई को मापने के लिए मीटर में मीटर की जरूरत होगी। लंबाई को मापने के लिए क्या करूंगा मैं, मीटर की जरूरत होगी। तो मीटर क्या है, परिमाण है बस, इसमें कोई दिशा वगैरह तो नहीं बता कि भाई उधर की साइड होना चाहिए, उधर की साइड होना चाहिए। और सदिश राशि वो होती है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, ठीक है, परिमाण की दिशा की भी। जैसे बल आघूर्ण, जब हम बल आघूर्ण की व्याख्या करते हैं, ठीक है, तो बल आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण हमें बताता है कि बल बल किधर की साइड लग रहा है। बल आघूर्ण बताने के लिए हमें ये भी बताना होता है कि बल कितना लग रहा है, बल किधर की दिशा में लग रहा है, ठीक है। यानी कि उसमें हम बल बता रहे हैं, बल कितना लग रहा है, परिमाण बता रहे हैं, बल की दिशा भी बता रहे हैं, किधर की साइड लग रहा है। क्लियर है बात। अगर मैं तुमसे पूछूं कि मेरा घर कितनी दूर है और किस दिशा में है, ठीक है, मेरा घर उत्तर दिशा में है और 5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ये कौन सी राशि हो गई, मैं किस तरह से बता रहा हूँ, सदिश राशि हो गई ना, मैं सदिश टाइप से बता रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से। और अगर मैं पूछूं कि वो कितनी दूरी पर है, 5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो मैंने दिशा नहीं बताई उसमें। इस तरह से हम समझ सकते हैं इस चीज को। संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम, पिंडों के किसी निबंध निकाय पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। पिंडों के किसी बंध निकाय पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। नियम यह है कि वस्तुओं के किसी भी निकाय का द्रव्यमान केंद्र एक नियत वेग से चलता रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, ठीक है। संवेग संरक्षण का नियम ये कह रहा है, संवेग मतलब मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज पर स्पीड लगाते हैं, जैसे मेरी बाइक 20 की स्पीड से चल रही है, 50 की स्पीड से चल रही है, ठीक है, अगर मैं उसका स्पीड कम या ज्यादा ना करूं तो वो 50 की स्पीड ही चलती रहेगी। क्लियर है बात। यही कह रहा है कि ना तो उसकी स्पीड घटेगी ना उसकी बढ़ेगी, जितना उसका संवेग है, जितना उसका मोमेंटम है, ठीक है, जितना उसका संवेग है वो उसी स्पीड से चलती रहेगी, ठीक है। क्लियर है ना बात। अभी मैंने क्या बोला था, संवेग संरक्षण का नियम कहाँ लगता है, जैसे कि अब मैं बॉल है, ठीक है, इस पर कोई फोर्स नहीं लगाया जाए, मैंने यहाँ पे क्या बोला, बाह्य बल या कोई आंतरिक बल ना लगाया जाए, ठीक है, जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। अब मैं इसको एफ फोर्स से इसको धकेल देता हूँ तो ये चलती रहेगी अगर इस पर फ्रिक्शन फोर्स ना लगे। क्लियर बात। तो ये संवेग संरक्षण का नियम है ना, तो ये क्या है, संवेग संरक्षण ही बता रहा है। क्लियर बात। अगर इस पर फोर्स लगा रहा, एक बार लगा दिया मैंने, इसको स्पीड दे दी, एक्सेलरेट कर दिया इसको कि इसको 5 की स्पीड से जाना है, तो ये जाती रहेगी तब तक इस पर कोई फोर्स ना लगे, कोई आगे कोई चीज ना आ जाए, रुक ना जाए, कुछ फोर्स लग के रुक ना जाए। ये इसके, अब जैसे ये रुक क्यों जाती है, क्योंकि इसके नीचे घर्षण बल होता है, ठीक है ना। संवेग संरक्षण वही चीज है, ठीक है। अभी M4 सन्हति, ठीक है, M4 मास, M4 मास होगी, ठीक है, मास नहीं मोमेंटम हो गया, ठीक है।
अच्छा, M4 यहाँ पे मास ही दिया हुआ है। सनथी उसी को तो बोलते हैं, मास को। ठीक है। तो संवेग, संवेग बराबर क्या होता है? वेग गुना द्रव्यमान, यानी कि मास। तो ये वही चीज है, इसको प्रारंभिक वेग माना है, ठीक है। प्रारंभिक वेग यू को माना है, ठीक है। और M4 द्रव्यमान, मान, ठीक, मास, ठीक है, संहति मास, ठीक है। तो mu बराबर mv, जो इसका प्रारंभिक वेग है, जो मैंने इस पर फोर्स अभी लगाया है, उसका मैं 10 मिनट बाद या 5 मिनट बाद देखूंगा इसका जो एक्सेलरेशन कितना है, संवेग कितना है, तो वो स्पीड और ये स्पीड सेम होगी, ठीक है। ये वही चीज बोल रहा है, जो इसका मोमेंटम है वो सेम होगा। तो यही तो संरक्षण, मतलब कि मोमेंटम कहीं नहीं जा रहा है, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, संरक्षण हो रहा है ना इसका, बच रहा है ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, तो वही संरक्षण नियम है, ठीक है। संवेग की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सभी स्थितियों में संरक्षित रहता है, यहाँ तक कि सभी संकटों, कोलिजन्स में, विस्फोट बलों के कारण होने वाली गति की दशा में गतिज ऊर्जा संगठन की दशा संरक्षित नहीं होती है। विस्फोट बलों के कारण होने वाली गति की दिशा में भी, ठीक है, जबकि गतिज ऊर्जा संगठन की दशा में संरक्षित नहीं होती है। इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स में शून्यांक त्रुटि को परिभाषित कर लिया। वर्नियर कैलिपर्स में पट्टी एक्स किसी पात्र की गहराई का मापन करने हेतु होती है। इसे पढ़ लेंगे क्योंकि ये इसमें कोई ऐसा प्रैक्टिकल वगैरह चीज नहीं है कि समझा पाऊँ। जिस समय ए एवं बी, सी और डी एक दूसरे को छूते हैं, उसी प्रकार मुख्य स्केल वर्नियर स्केल दोनों को शून्यांक बिल्कुल एक सीध में नहीं होते हैं, बल्कि उसमें कुछ अंतर होता है। तो दोनों शून्यांकों का बीच का अंतर जो है शून्यांक त्रुटि कहलाता है। जब किसी चीज के बीच अंतर होगा, ए और बी, मैं बोलूँ ए और बी बराबर है, ए और बी बराबर कैसे है? जब इसके अंदर कोई क्या नहीं है, अंतर नहीं है, ठीक है, इसके अंदर कोई त्रुटि नहीं है। मैं कहूँ ए बी से बड़ा है, A+1, और बी से 1 साल बड़ा है, ठीक है। तो ये क्या है, एक का अंतर है ना, तो ये क्या है, एक की त्रुटि है। उसी तरह से बात कर रहा है यहाँ पे कि उसी प्रकार मुख्य स्केल और जो वर्नियर स्केल हमने पढ़ा है, तो दोनों के शून्यांक बिल्कुल एक सीध में नहीं होते हैं, बल्कि उनमें कुछ अंतर होता है, ठीक है। तो जो अंतर होता है वही शून्यांक त्रुटि कहलाती है। ठोस एवं द्रव गैस की आणविक संरचना का वर्णन करना है। अणुओं की संरचना कैसी होती है ठोस में, ठीक है। वे समस्त वस्तुएं जो द्रव्यमान होता है, जिनका द्रव्यमान होता है तथा स्थान घेरती हैं, वो पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं? मैटर किसे कहते हैं? जिनके पास द्रव्यमान होता है अपना, और जो स्थान घेरती हैं वो क्या है? पदार्थ कहलाती हैं। पदार्थ की तीन अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। हम तीन ही चीज देखते हैं अपनी जिंदगी में, पूरी जिंदगी में तीन ही चीज दिखती है हमें, ठोस होगी या द्रव होगी या गैस होगी। तीन तरह की चीजें होती हैं सब कुछ, है ना, जो हम यूज करते हैं, ठीक है। ठोस की संरचना कैसी होती है? ठोस पदार्थों के अणु एक दूसरे से चिपके होते हैं। ठोस वस्तु देखेंगे तो उसके जो अणु हैं वो एक दूसरे से चिपके होंगे, बहुत पास पास, और अधिक उससे आकर्षण बल अत्यधिक होता है, ठीक है। इनके बीच जो आकर्षण बल होता है अधिक होता है, ठीक है। लड्डू देखा, लड्डू, लड्डू कैसे बनता है? लड्डू की बूंदी, बूंदी का लड्डू, यानी कि बूंदी का लड्डू जब हम तोड़ेंगे तो बूंदी जो है, बूंदी एक दूसरे से चिपकी होती है, तभी तो लड्डू बनता है ना। लड्डू साकार का फूटता नहीं है इतना जल्दी, उसको थोड़ा सा फोर्स लगा के फोड़ेंगे तो अलग अलग हो जाएंगे, इस तरह से। इनके अणुओं में रिक्त स्थान बहुत कम होता है, लेकिन जो ठीक है, वही चीज कह रहा है, अणु, बूंदी, बूंदी के अंदर रिक्त स्थान थोड़ी पाया जाए, लड्डू के अंदर कोई खाली जगह थोड़ी मिलेगी, वो तो अच्छे से टिका हुआ है ना, अच्छे से बनाया गया लड्डू, ठीक है। वही ठोस पदार्थों की बात कर रहा है। ठोस पदार्थ के कण अपने स्थल पर लगभग स्थिर रहते हैं। अब जो बूंदी के लड्डू हैं, उसकी बूंदी एक ही जगह पे तो रहेंगी ना, उसी जगह पे रहेंगी ना, ऐसे थोड़ी है कि लड्डू के अंदर वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही हैं, एक बूंदी से दूसरी जगह पे जा रही है, इस तरह से ऐसा नहीं है ना। मैं लड्डू का उदाहरण इसलिए ले रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए, ठीक है। ठोस वस्तुओं के बारे में, ठीक है, ठोस समस्या, ठोस पदार्थों के कण अपने स्थान पर ही रहते हैं, ठीक है, इस तरह रहते हैं। अणुओं के में परस्पर आकर्षण बल के कारण उनकी आकृति तथा आयतन निश्चित होता है। जो उनके बीच आकर्षण बल लग रहा है, ठीक है, उसी वजह से ही उनका आयतन और आकर्षण आकृति निश्चित रहती है, ठीक है। आयतन और आकृति आकार निश्चित रहती है, ठीक है। द्रव्य की संरचना, द्रवों के अणु ठोस पदार्थों की तुलना में कुछ दूर दूर होते हैं। द्रवों के जो अणु होते हैं वो ठोस, जैसे कि पानी है, ठीक है, इस तरह से। अब इसके जो अणु है थोड़े दूर दूर रहेंगे,
ठोस पदार्थों की तुलना में। अब ये पास पास नहीं है ना, क्योंकि एक दो हिल डुल सकते हैं ये, ठीक है। कणों के परस्पर आकर्षण बल भी ठोस पदार्थों की तुलना में कम होता है। देखो आकर्षण बल कम है, ठोस से कम लगेगा यहाँ पे। यह पदार्थ जिस भी बर्तन में डाले जाते हैं उसकी आकृति ले लेते हैं, यानी कि आकृति अनिश्चित है, आयतन इसका निश्चित है, ठीक है। द्रव्य का हमने पढ़ा है, ठीक है। द्रव का गैसों की संरचना, गैसीय पदार्थों में अणु बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। अब अणु गैस, मान लो इस कंटेनर में मैंने क्या किया, गैस के अणु हैं, इस तरह से फैले रहेंगे इसके कोने कोने तक, ठीक है। दूर दूर रहेंगे, यानी कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, रिपल्ट करते हैं, ठीक है। अपकर्षण बल नगण्य होता है, ठीक है। इन अणुओं के बीच अपकर्षण बल नगण्य होता है। अतः इनकी आकृति आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, ठीक है। इनकी आकृति आयतन भी अनिश्चित होंगे। क्लियर बात। गुणन गति हमने पढ़ लिया, जब कोई वस्तु अक्ष के चारों ओर अपने, जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। जब लट्टू की गति, लट्टू अपनी कील के नोक पर ही घूमता है ना, उसी की सीध में घूमता है, तो वो लट्टू की क्या गति है, घूर्णन गति कहलाती है। घूर्णन गति में संपूर्ण वस्तु एक स्थान से एक दूसरे स्थल को स्थानांतरित नहीं होती है, बल्कि वह अपने धुरी के चारों ओर निरंतर घूमती है। ये कह रहा है कि कोई वस्तु एक स्थल से दूसरे स्थल पर नहीं जाएगी, लेकिन वो एक ही एक्स पर ऐसे घूमती रहेगी, ऐसे करके चक्कर मारती रहेगी। क्लियर है बात। बर्तन बनाने वाला कुम्हार का चाक घूमती हुई फिरकी, कोई फिरकी है, ठीक है। इस तरह से फिरकी, जब हम फिरकी को घुमाते हैं, ठीक है, ऐसे करके घुमाते हैं ना, वो चाक हो गया जो बर्तन बनाता है कुम्हार, ठीक है। वो भी ऐसे घूमता है, ऐसे करके घूमता है, ठीक है। तो उसके अंदर ऐसे बीच में अक्ष होता है, और अपनी धुरी पर ही घूमता है ना। पंखा हो गया, पंखे को देख लेंगे, पंखा भी अपनी धुरी पर घूम रहा है, ठीक है। साइकिल का पहिया भी अपनी धुरी पर घूमता है, ठीक है, एक ही जगह पर, बीच में सेंटर उसका एक्सल होता है। क्लियर बात। गति के द्वितीय नियम को बताइए। मोशन रिलेटेड सेकंड लॉ, ठीक है। इसको विषयक द्वितीय नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। F इजिकल टू एम ए, ये हमने पढ़ा है ना अभी ऊपर। यह उसी बल की दिशा में होता है जिसमें बल कार्य को करता है। किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। F इजिकल टू एम ए की बात कर रहा है, ठीक है। जो बल है वो किसके बराबर होगा, वो m यानी कि वस्तु के भार के बराबर, और जिस दिशा में वो वर्क कर रहा है, यानी कि ये क्या होता है हमारा, सदिश राशि होती है, ठीक है। इसमें सदिश माना जाता है इसको। F इजिकल टू एम इंटू ए, ठीक है। वेक्टर ए बोलते हैं इसको, वेक्टर बोलते हैं सदिश को, ठीक है। और अदिश को हम स्केलर बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है बात। यदि किसी एफ बल आरोपित करने पर उसमें बल की दिशा में ए त्वरण उत्पन्न होता है, यदि वस्तु का भार द्रव्यमान m हो, तो द्वितीय नियम के अनुसार F इजिकल टू एम ए होगा, ठीक है। अभी बता दिया मैंने। F इजिकल टू जीरो, अर्थात जब वस्तु पर कोई बल नहीं लग रहा है तो A इजिकल टू भी जीरो होगा। जब फोर्स ही नहीं लगेगा तो उसमें एक्सेलरेशन यानी कि उसका त्वरण तो नहीं होगा ना, एक्सेलरेट नहीं होगी, उसमें कोई स्पीड नहीं होगी, क्योंकि द्रव्यमान का मान शून्य नहीं हो सकता, यानी कि ये शून्य हो सकता। देखो फोर्स ना लगाने पर एफ शून्य होगा, फोर्स ना लगाऊंगा तो जीरो कर दूंगा एफ को। अब फोर्स नहीं लगेगा तो उसका एक्सेलरेशन कम होगा, यानी कि जीरो होगा। अब किसी वस्तु का जो है, किसी वस्तु का मास तो जीरो नहीं होगा, उसका कुछ ना कुछ तो भार होगा ही, मास कभी भी जीरो नहीं होगा। अरे ये कहाँ जा रहा है, तो इसको इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। m का मान शून्य नहीं हो सकता कभी भी। यदि त्वरण का मान शून्य है तो इसका अर्थ है कि उसका वस्तु नियत वेग से गतिमान या विरामावस्था में है। एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब है कि वो या तो एक नियत वेग से चल रही है, ठीक है, या फिर वो विरामावस्था में है। अगर मैं इसको जीरो कर दूं तो इसका मतलब ये हो जाएगा, देखो इसको हम F इजिकल टू ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बट्टे में आ जाएगा यहाँ पे, F अपॉन ए इजिकल टू एम। इस तरह से अगर मैं इसको जीरो कर दूं तो इसका मतलब ये है कि फोर्स जीरो होगा, ठीक है। अगर फोर्स लगा उस पर और ज्यादा फोर्स नहीं लग रहा है, या फिर ठीक है, या तो वो स्थिर अवस्था में है या फिर वो एक समान वेग से गति कर रही है, ठीक है, यानी कि उस पर
एक स्पीड मतलब एक स्पीड है जो मतलब ना तो बढ़ रही है ना घट रही है, सेम स्पीड से गति कर रही है, ठीक है। एम कभी जीरो नहीं होता। क्लियर बात। इस पे इससे स्पष्ट है कि बल के अभाव में वस्तु अपनी गति अवस्था को बनाए रखती है। अगर उस पर फोर्स ना लगाया जाए तो वो गति अवस्था में रहेगी, या तो जिस स्पीड से चल रही है उसी में रहेगी, ठीक है। अभी मैंने बता दिया था, उस पर कोई घर्षण बल ना लगे, ठीक है, फ्रिक्शन ना लगे, तो वो उसी चीज में उसी स्पीड से चलती रहेगी। या फिर अगर उस पर फोर्स नहीं लग रहा है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो वो विराम में है, ठीक है ना। यही 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 गति विषयक द्वितीय नियम है, ठीक है। न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम प्रथम नियम का ही एक रूप है, ठीक है। न्यूटन के गति के तीन नियम होते हैं, ठीक है। ये सेकंड रूल हमने पढ़ लिया है। फर्स्ट और थर्ड भी आएगा तो उसको पढ़ लेंगे। सूत्र प्राप्त होता है, इसका मात्रक किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। किलोग्राम मीटर मात्रक किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर कैसे होता है? एफ इक्वल टू एम ए होता है ना। एफ इक्वल टू एम ए, एम इंटू ए। अब फोर्स, ये जो फोर्स है ना, इसका मात्रक क्या है? मास को हम किस में, किलोग्राम में मापते हैं, ठीक है। एक्सेलरेटर को हम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो इसकी मल्टीप्लाई एम इंटू एस सेकंड, एस फॉर सेकंड, एम फॉर मीटर, ठीक है। किलोग्राम फॉर किलोग्राम, केजी फॉर किलोग्राम, ठीक है। तो ये किलोग्राम में हिंदी में लिख देता हूँ, किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। ये मात्रक है, बल का मात्रक सेकंड के अनुसार। गुरुत्व बल पढ़ लिया हमने, पेशीय बल भी पढ़ लिया, ठीक है। पेशीय बल समझ लिया हमने। जब हम समझ जाते हैं किसी चीज को तो आसानी से लिख पाते हैं। जब हम किसी वस्तु को अपने हाथ से उठाते हैं, हमारे हाथों की मांसपेशियों में खिंचाव पैदा होता है, मतलब हम अपनी ताकत लगाते हैं, तो हाथ की मांसपेशियों पर उत्पन्न खिंचाव द्वारा वस्तु पर बल लगाया जाता है। पेशियों द्वारा लगाया गया इस बल को ही पेशीय बल कहा जाता है, ठीक है। मस्कुलर फोर्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में। बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना, पानी से भरी बाल्टी को उठाना, ठीक है। पानी से भरी बाल्टी उठा रहे हैं तो पेशीय बल लगा। किसी वस्तु को हथौड़े से पीटना, कुछ भी हम कर रहे हैं उसमें हमारा पेशीय बल का ही यूज हो रहा है। टमाटर को दबाना, देखो टमाटर दबाएंगे तो भी हमारा पेशीय बल यूज होगा, तो वो पेशीय बल ही है, ठीक है। आदि इस बल के उदाहरण है। गुरुत्व बल कब है? पृथ्वी पत्थर के टुकड़े को अपने और अपने केंद्र की ओर, पृथ्वी का जो सेंटर है वो अंदर की ओर है ना, पृथ्वी का सेंटर पृथ्वी है, ठीक है। इसका सेंटर यहाँ पे है ना, इसका जो पृथ्वी सेंटर है वो यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई चीज है, मैं ऐसे करके ऐसे फेंक रहा हूँ तो वो नीचे आएगी ना, ऐसे करके आएगी ना। मैं मान लो कि मैं धरती पर ऐसे खड़ा हूँ, मैं कोई चीज ऐसे ऊपर को फेंकूंगा तो वो नीचे आएगी। क्लियर बात। तो वो कहाँ खींच रही है? वो अपने ऐसे खींच रही है, वो किधर? सेंटर की तरफ। क्लियर बात। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्व बल कहा जाता है। सभी वस्तुओं को गुरुत्व बल कार्य करता है, सभी वस्तुओं पर गुरुत्व बल कार्य करता है, यानी कि सभी वस्तु जितनी भी वस्तुएं सब पर गुरुत्व बल ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य करेगा। ऐसी कोई चीज नहीं जिस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य ना करे, ठीक है। कोई भी चीज है, कोई भी ऊपर उड़ रही है, कहीं भी है, वो छोड़ेंगे तो वो नीचे ही आएगी, ठीक है। अब मान लो कि नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस जो है गुब्बारे में भरी जाती है, वो होता है गैस का गुब्बारा जिसे बोलते हैं, वो हवा में उड़ जाता है। उसे कहेंगे वो भाई उड़ रहा है और वो नीचे नहीं गिर रहा है, उस पर तो गुरुत्व बल नहीं लग रहा है। देखो उस पर भी बल लगेगा, लेकिन जो है हमारी नाइट्रोजन गैस सबसे हल्की गैस होती है। और उस गैस को हम किसी चीज में भर देते हैं तो वो हल्की होने के कारण वो सबसे ऊपर उछल उड़ती जाती है, यानी कि उस पर कोई गुरुत्व बल का कोई फर्क फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर बात। इतना हमें समझना है। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर केंद्र की ओर ही खींचती है। चुंबकीय बल, चुंबक लोहे की कीलों को और अपनी ओर खींचता है, ठीक है। चुंबक जो है लोहे की कील, कोई लोहे की वस्तु है अपनी ओर खींचता है, चुंबक द्वारा कीलों पर लगाया गया वह चुंबकीय बल कहलाता है। किसी चुंबक द्वारा किसी अन्य चुंबक या चुंबकीय पदार्थों पर, किसी चुंबक द्वारा किसी और चुंबक के पदार्थ पर लगाया गया बल भी वो भी चुंबकीय बल कहेगा, ठीक है। विद्युत बल के कारण भी आकर्षण बढ़ जाता है, ठीक है। जब हम आवेशित करते हैं किसी चीज को तो उसमें आकर्षण आ जाता है, आवेशित हो जाता है। जैसे हमने स्केल का पढ़ा है, स्केल को हम रगड़ कर जब हम किसी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो कागज को अपनी ओर आकर्षण कर लेता है, क्या? स्केल, ठीक है।
पढ़ते हैं इसको। यदि प्लास्टिक के स्केल को सूखे बालू से रगड़कर कागज के टुकड़ों के पास ले जाएं तो कागज के टुकड़े प्लास्टिक के स्केल की ओर आकर्षित होने लगते हैं। ऐसा विद्युतीय बल लगने के कारण होता है, ठीक है। कंघा होता है, जब हम बालों में कंघा करते हैं तो उस कंघे को, ठीक है, थोड़ा अपने हाथ पर अगर देखना, ठीक है, ये जो हमारे हाथ पर बाल होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रोंगटे बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, खड़े होने लगते हैं, उसकी तरफ जाने लगते हैं। किसकी तरफ? जो कंघे पर हमने फोर्स लगाया हुआ है, आवेशित किया हुआ है, कंघे को चार्ज किया हुआ है, ठीक है, उस पर हम, क्योंकि चार्ज आ जाता है ना कंघे पर, तो हमें महसूस होता है कि हाँ भाई इस पे कुछ फोर्स है। ट्राई करना, ठीक है, खुद से तो समझ में आएगा। विद्युतीय फोर्स होता है, वो इलेक्ट्रिक ही फोर्स होता है, उसमें करंट ही होता है। घर्षण बल, यदि बहुत तेजी से दौड़ते हुए आप अचानक केले के छिलके पर पड़ जाए तो आप गिर जाएंगे। यदि सिलवट्टे के दांते पिस जाएं, यदि आटा चक्की के पट्टे घिस जाएं, अच्छा घिस जाएं, ठीक है, यदि सिलवट्टे के दांते घिस जाएं, यदि आटा चक्की के दांते पट्टे घिस जाएं तो क्या होगा? चक्की गति नहीं करेगी। घिसने का मतलब है कि उसमें क्या है, घर्षण बल आ गया है, ठीक है। घर्षण बल की मात्रा बहुत कम होने के कारण ऐसा होता है। अच्छा, घर्षण बल नहीं होगा, ठीक है। घिसने का मतलब है कि प्लेन हो जाते हैं वो, ठीक है। जो सिलवट्टे के दांते घिस जाते हैं, यानी कि उस पर कोई घर्षण बल नहीं होता है। जो सिलवट्टा होता है, सिलवट्टा देखा ना, उस पर क्यों दांते बनाए जाते हैं, ऐसे छेद गड्ढे क्यों किए जाते हैं? गड्ढे, उसको तोड़कर गड्ढे क्यों किए जाते हैं सिलवट्टे पर? क्योंकि जब हम उसको पीसेंगे कोई चीज, उस पर घर्षण बल के कारण हमारी बारीक पिसेगी वो चीज, ठीक है, और वो उस पर फोर्स भी लगेगा। कौन सा? घर्षण फोर्स लगेगा, ठीक है, घर्षण बल लगेगा, उसे हम घर्षण बल कहते हैं। ऐसे ही आटा चक्की का हो गया, आटा चक्की का जो पट्टा होता है, पट्टा जब पट्टे पर क्या हुआ, पट्टे घिस जाएंगे, ठीक है, घिस जाएंगे तो उन पर वो क्या, पट्टे, पट्टे मतलब जो ऐसे गोल गोल होते हैं ना, ऐसे एक पट्टा और ऐसे जो एक दूसरे पर चलते हैं, चक्की देखिए ना, ऐसे यहाँ पे इनको ऐसे ऐसे ही इनको छेद किया जाता है, ऐसे इनको मतलब घर्षण किया जाता है इस पर। और सड़क पर बजरी सड़क जो होती है, सड़क बजरी की बनी होती है, बजरी वगैरह टाइप से, क्योंकि वो जब बनती है तो उस पर घर्षण बल लग पाए टायरों पर, गाड़ी के टायरों पर, यही घर्षण बल है। क्लियर है बात? पौधों में जड़ों के भागों के रूपांतरण का वर्णन कीजिए। जड़ें दो प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ें, अपस्थानिक जड़ें। मूसला जड़ क्या होती हैं पढ़ेंगे आगे। जड़ें पौधों को भूमि में स्थिरता प्रदान करने हेतु जल व खनिज लवणों को अवशोषण करने के लिए कार्य करती हैं, परंतु इनके अतिरिक्त जड़ें कुछ अन्य कार्य के लिए रूपांतरित होती हैं। इससे मूसला जड़ें क्या करती हैं? ये संचित खाद्य के कारण फूली हुई गूदेदार विभिन्न प्रकार की होती हैं, ठीक है। मूसला जड़ें कैसी कैसी होती हैं वो बता रहा है। शंकु रूप, ठीक है, यह जड़ ऊपर से चौड़ी फिर नीचे से पतली होती है, उसे गाजर कहते हैं, ठीक है। मूसला जड़ जो होती है, अब जो गाजर है वो गाजर क्या है? गाजर क्या है? एक जड़ का ही पार्ट है, ठीक है। गाजर क्या है? जड़ का ही पार्ट है, ठीक है, तो वो मूसला जड़ है। मूसला मतलब मोटी। कुंभी रूपी, शलजम वाला हो गया, कुंभी कुंभ, ऐसे करके बन जाएगा वो, ठीक है। ऐसे करके इस प्रकार की जड़ें, ऊपर से भाग घड़े की तरह होता है फूला हुआ, और नीचे से एकदम पतला होता है शलजम। तर्कु रूपी फ्यूजिफॉर्म, तर्कु रूप में जड़ मध्य में फूली होती है परंतु दोनों सिरे पतले होते हैं, ठीक है, मूली की तरह होगा। गांठदार जड़ें, ये फूली गुद्देदार हो परंतु निश्चित आकार नहीं होता है, गुलब्बास, ठीक है। अपस्थानिक जड़ें कैसी होती हैं? जब जड़ मूलांकुर के अलावा पौधे के किसी और स्थान से विकसित होती हैं तो अपस्थानिक जड़ कहते हैं। अल्प आयु जड़ों के समाप्त होने पर अपस्थानिक जड़ें निकलती रहती हैं, ठीक है, इसको पढ़ लेंगे। रेशेदार जड़ें बहुत पतली और जंतु के समान होती हैं। कंदगुच्छ, कंद जड़ों में भोजन संचित होने के कारण ये फूल जाती हैं, गुच्छे बना लेती हैं। शकरकंद, एस्पेरागस भी बोलते हैं इसको। ग्रंथिमय, जिन जड़ों के सिरे फूल जाते हैं ग्रंथिमय जड़ें कहते हैं। मेलिलोटस, जटामूल, ठीक है, इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। स्तंभ मूल, श्वसन जड़ें, इन सबको खुद से पढ़ लेंगे। कई तरह की जड़ें हैं क्योंकि
अगला क्वेश्चन देखते हैं, गति किसे कहते हैं? यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष स्थान परिवर्तित करती है तो वस्तु की अवस्था को गति कहते हैं। मतलब कोई वस्तु अगर अपना स्थान परिवर्तन कर रही है किसी समय के अकॉर्डिंग, मैं कह रहा हूँ कि 1 मिनट पहले मैं यहाँ पे था, अब दूसरी मिनट में मैं वहां पे हूँ दूसरी जगह पे, तो ये क्या है? ये मेरी गति है ना, कि मैंने, ये मेरी क्या है, अवस्था जो है ये गति है। मैंने मतलब क्या किया, स्थान चेंज कर दिया, और मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ पे आ गया मैं, तो मैंने स्थान चेंज कर दिया ना, तो ये क्या है? मेरी गति ही होगी ना। अब सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, दोलन गति, आवर्ती गति, प्रक्षेपीय गति, ठीक है। गति कितने प्रकार की? सरल रेखीय गति, जो सरल रेखा में होती है, सीधी होती है। कोई सड़क की गति जो होती है, सड़क जो होती है, सड़क सीधी होती है ना, तो उस पर कोई गति हो रही है तो वो सड़क की सरल रेखीय गति है। वृत्तीय गति, कोई सर्कल है, ठीक है, इस तरह से, अब इस सर्कल के चारों ओर ऐसे गति हो रही है, कोई चीज ऐसे घूम रही है, तो वो क्या है? वृत्तीय गति है। क्लियर बात? और लट्टू वाला हमने बता दिया, घूर्णन गति है, ठीक है, लट्टू हो गया या फिर कोई अर्थ हो गया, ऐसे करके अपने एक्स पर घूमती है, ऐसे करके, ठीक है। दोलन गति, दोलन वाला, पेंडुलम वाला बता दिया, पेंडुलम ऐसे करके अपने माध्य माध्य स्थान से या फिर किस अपने मध्य आधार से जब एक स्थान उस स्थान से इधर और दाएं और बाएं गति करता है तो वो कैसी होती है? वो दोलन गति कहलाती है, ठीक है। आवर्ती गति, ठीक है, ऑसिलेशन भी बोलते हैं इसको। अच्छा, ये हो गया ऑसिलेशन। आवर्ती होती है हार्मिक, हार्मिक मोशन, ठीक है। हार्मिक मोशन बोलते हैं इसको, आवर्ती गति को, ठीक है। प्रक्षेप, इसको अगर उसमें आएगा तो पढ़ लेंगे, वो प्रक्षेप गति, ठीक है। प्रक्षेप गति होती है जैसे कि ये हमारा इंडिया है, ठीक है, और यहाँ पाकिस्तान है। अब मैं यहाँ से मिसाइल छोड़ूंगा तो ऐसे करके मिसाइल ऐसे जाएगी ना, ऐसे पाकिस्तान पे गिरेगी, तो ये जो गति है ना ऐसे हो रही है, ये प्रक्षेप्य गति हो रही है। क्लियर है बात? तो मैं कोई चीज फेंकूंगा, मैं ऐसे करके फेंकूंगा तो ऐसे करके प्रक्षेप्य गति हो रही है, वृत्तीय गति नहीं है, प्रक्षेप्य गति है। क्लियर है बात? तो अपने अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, तंबाकू के सेवन से होने वाली तो हानियां, ठीक है। कैंसर होता है तंबाकू से, कैंसर होने के कारण सबसे बड़ा योगदान, होने में सबसे बड़ा योगदान तंबाकू का ही होता है। तंबाकू के सेवन से अनेक प्रकार के रोग होते हैं, कैंसर प्रमुख है, ठीक है। इससे फेफड़े का कैंसर होता है। तंबाकू में निकोटीन, आर्सेनिक, क्रोमियम आदि कैंसर पैदा करने वाले मुख्य तत्व पाए जाते हैं। तंबाकू का ज्यादा नशा करने से तंबाकू तथा सूंघने की शक्ति प्रभावित होती है। अच्छा, नशा करने से स्वाद तथा सूंघने की शक्ति प्रभावित होती है, साथ ही अस्थमा, कई संक्रमण रोग हो जाते हैं, ठीक है। बीजांड अन्यास, बीजांड न्यास, बीजांड न्यास से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार बताइए। बीजांड न्यास से आशय है बीजांड का बीजांडासन तथा पर तथा बीजांडासन का अंडाशय में हुआ अभिविन्यास, बीजांडान्यास, बीजांडन्यास प्लेसेंटेशन कहलाता है, ठीक है। इसको पढ़ लेंगे थोड़ा, बीजांड का बीजांडासन तथा बीजांडासन का अंडाशय में हुआ अभिविन्यास, ठीक है। बीजांड का बीजांडासन पर बीजांडासन का अंडाशय में हुआ अभिविन्यास बीजांडान्यास कहलाता है। ये निम्न प्रकार होता है, सीमांत होता है, अक्षीय होता है, ठीक है। सीमांत में जायांग, एक अंडपी, ये जो हमारा बायोलॉजी के क्वेश्चन है सारे, बहुअंडपी और युक्तांडपी, युक्तांडप होता है। इसमें बीजांड कतार में एक किनारे से लगे होते हैं, ठीक है, अक्षीय। इसमें जायंग द्वीप तथा बहुअंडपी, बहुकोष्ठीय युक्तांडपी होता है। इसका बीजांडासन केंद्रीय होता है। वित्तीय पढ़ लेंगे इसको, मुक्त स्तंभ पढ़ लेंगे, आधार या परिवित्तीय पढ़ लेंगे इसको, आप लोग इसको पढ़ लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निषेचन किसे कहते हैं, फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, ठीक है। बीजांड के भ्रूणकोश में प्रवेश करने के बाद पराग नलिका का शीर्ष गल जाता है,
ठीक है, इस सब को पढ़ लेना, ये सब थ्योरी है। ठीक है, पर परागण के दो लाभ लिखिए। पर पराग पर परागण के दो लाभ। पर परागण के से बने बीज अपेक्षाकृत दंड रूप संख्या में अधिक होते हैं। इनमें उत्पन्न पौधे भी अधिक मजबूत, अधिक प्रतिरोधक क्षमता वाले होते हैं। पर परागण के होने पर कृत्रिम परागण करके नई आवरण वांछित लक्षणों वाली जातियां उत्पन्न की जाती हैं। ठीक है, ये सब पढ़ लेना। ठीक है, पौधों में अनुकूल विस्तरण ये पढ़ लेना, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अनुकूल का मतलब कि वो किस तरह से पर्यावरण से अनुकूल होते हैं पौधों में, उसी टाइप से जैसे जलोद्भिद मतलब जो जल में रहते हैं। ठीक है, ये पौधे जल में रहते हैं। मरुद्भिद जो मतलब रेगिस्तान शुष्क वातावरण में रहते हैं। लवणोद्भिद जो खनिज लवणों की अधिकता इस वाले स्थानों पर रहते हैं। ठीक है, इनको पढ़ लेना। चुंबकीय पदार्थों के प्रकार बताइए। चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? विभिन्न प्रकार के चुंबकीय पदार्थ प्रकृति में पाए जाते हैं। कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में पाए जाने पर क्षेत्र की ओर चुंबकीय होते हैं। ठीक है, क्षेत्र की ओर चुंबकीय होते हैं। जैसे कुछ पदार्थ क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं। ठीक है, अब देखो चुंबक दो प्रकार की होती है। एक तो होती है चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की ओर चुंबकित, या फिर दूसरी दूसरी ओर यानी कि विपरीत दिशा में चुंबकित। दो प्रकार के प्रति चुंबकीय पदार्थ, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, और लोह चुंबकीय पदार्थ। प्रति चुंबकीय वे पदार्थ होते हैं जो किसी चुंबक के क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं। किसी चुंबक के निकट लाने पर प्रतिकर्षित होते हैं। यानी कि एक चुंबक है दूसरी चुंबक है तो वो क्या होगी, रिपल्सन करेगी। रिपल्सन मतलब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी। प्रतिकर्षण मतलब एक दूसरे से दूर हटेगी। ठीक है, प्रति चुंबकत्व का गुण प्राय उन पदार्थों में पाया जाता है जो परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या सम होती है। ठीक है, प्रति चुंबकीय पदार्थ के परमाणु का नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। ये पढ़ लें, प्रति चुंबकीय पदार्थ के परमाणु का नेट चुंबक आघूर्ण शून्य होता है। मतलब कि अगर वो इस तरह से ऊपर घूम रहा है तो वो एक नीचे घूमेगा, यानी कि इन दोनों प्लस माइनस क्या हो जाएंगे तो जीरो हो जाएगा, तो वो शून्य हो जाएगा नेट चुंबकीय आघूर्ण। अनुचुंबकीय पदार्थ किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में आंशिक रूप से अचुंबकित होता है तथा किसी चुंबक के निकट लाए जाने पर आकर्षित होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, प्रति चुंबकीय, प्रति मतलब उसका अपोजिट हो रहा था। ठीक है, प्रतिकर्षण हो रहा था, और यहाँ पे अनुचुंबकीय मतलब वो आकर्षित हो रहा है, किसी दूसरे चुंबक को लाते हैं तो आकर्षण होता है। ऑक्सीजन, प्लेटिनम, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज आदि। ठीक है, इसको पढ़ लेंगे और इसको बाकी को पढ़ लेना। ठीक है, जैसे अनुचुंबकीय पदार्थ का प्रत्येक परमाणु एक चुंबक की भांति प्रकार व्यवहार करता है, जिससे स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है। ठीक है, ये सब पढ़ लेंगे इसको। लोह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ कहे जाते हैं जो किसी चुंबक के क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं। ठीक है, तथा किसी चुंबक के निकट लाए जाने पर तेजी से आकर्षण होते हैं। ठीक है, लोह चुंबकीय पदार्थ यानी कि वे पदार्थ होते हैं जो किसी चुंबक के क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि किसी चुंबक के निकट लाए जाने पर वह तेजी से आकर्षित होते हैं। लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि लोह चुंबकीय पदार्थ के विभिन्न के भीतर परमाणुओं के अत्यंत सघन कुछ क्षेत्र होते हैं जिन्हें डोमेन कहते हैं। गति का तीसरा नियम क्या है? गति विषयक थर्ड नियम हमने सेकंड लॉ पढ़ लिया था, या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं इसे। जब कोई एक पिंड दूसरे पिंड पर बल लगाता है तो ऐसी स्थिति में दूसरा पिंड भी पहले पिंड पर फोर्स लगाता है। ठीक है, बल लगाता है विपरीत दिशा में। अगर मैं किसी अब जैसे कि अ, दो लोग हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं। ठीक है, कुश्ती लड़ते टाइम तो दोनों फोर्स लगाते हैं ना, एक इस पे लगाएगा, ये इस पे लगाएगा, और ये इस पे लगाएगा। ए हो गया, ये बी हो गया। ये इस पे लगाएगा, ये इस पे लगाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, प्रति चुंबक, ये क्या क्रिया प्रतिक्रिया का फोर्स होता है। ठीक है, अभी और एग्जांपल बताऊंगा। प्रतिक्रिया को उसके बराबर तथा विपरीत, यानी कि जब अपोजिट और इक्वल फोर्स लगता है, बराबर और विपरीत फोर्स लगता है, तो उसे क्रिया प्रतिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसे न्यूटन का तीसरा नियम कहते हैं। न्यूटन का सबसे महत्वपूर्ण नियम माना जाता है। माना कि दो पिंड ए और बी एक दूसरे पर बल आरोपित कर रहे हैं। पिंड बी द्वारा पिंड ए पर पिंड बी द्वारा फोर्स ए बी, और पिंड बी पर पिंड ए द्वारा फोर्स बी है। ठीक है, तब न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार एफ इजिकल टू ए बी इजिकल टू माइनस एफ ए बी इजिकल टू माइनस एफ बी है। ठीक है, इसको ऐसे समझ लेते हैं। पिंड बी द्वारा आरोपित बल ए बी। ठीक है,
ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। ये इस पर फोर्स लगा रहा है, पिंड ए फोर्स लगा रहा है, पिंड बी फोर्स लगा रहा है इस पर, ठीक है। हम क्या समझते हैं, आरोपित बल एफ है पिंड बी द्वारा, पिंड बी द्वारा जो फोर्स लग रहा है इस पर, ये क्या होगा, एफ ए बी होगा, ए बी, ठीक है, एफ ए बी, यानी कि ए पर बी द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है। पिंड बी और पिंड बी पर जो लगेगा ए द्वारा, उसको क्या बोलेंगे, एफ बी ए, ठीक है। एफ बी ए, बी पहले आएगा जिस पर वो फोर्स लगा रहा है, ए बाद में आएगा, बी ए इस पर लग रहा है ना, ए द्वारा फोर्स, ठीक है। अब ये क्या है, दिशा इनकी उल्टी है ना, एक इधर इक्वल होगा भले, ठीक है, इक्वल है फोर्स ए बी, दिशा उल्टी है तो विपरीत दिशा में लग रहा है, तो ये माइनस में साइन होता है इसका। इन दोनों बलों में से एक को क्रिया, दूसरे को प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया वाले को माइनस कह देते हैं, क्रिया दो तो माइनस कोई भी हो, लेकिन एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, ठीक है। क्रिया तथा प्रतिक्रिया परिमाण बराबर तथा एक दूसरे दिशा के विपरीत होते हैं, समान क्रिया प्रतिक्रिया सदैव पिंड भिन्न पिंडों पर लगती है, इसे न्यूटन का तीसरा नियम भी कहते हैं, ठीक है। इसे क्रिया प्रतिक्रियाओं का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। दो तथ्य महत्वपूर्ण हैं इस नियम के, हम यह नहीं जान सकते हैं कि अमुक बल क्रिया है, अमुक बल प्रतिक्रिया है, हम ये नहीं जान सकते कौन सा बल प्रक्रिया है और कौन सा बल मतलब प्रतिक्रिया है, ये बोल रहा है कि कौन सा बल क्रिया कर रहा है, कौन सा बल प्रतिक्रिया कर रहा है, हम ये नहीं जान सकते क्योंकि वो दोनों फोर्स एक दूसरे पर एक साथ मतलब इक्वल फोर्स कर रहे हैं ना। हम ये केवल ये जान सकते हैं कि एक बल क्रिया है, दूसरा प्रतिक्रिया है, एक बल अगर क्रिया है तो दूसरा प्रतिक्रिया है, लेकिन ये नहीं जान सकते कि एक एक कौन सा बल है, एक क्रिया है, एक क्रियात्मक बल है या प्रतिक्रिया बल है, ठीक है। लेकिन है दोनों में से एक, ठीक है। क्रिया प्रतिक्रिया सदैव अलग अलग पिंडों पर लगती है, एक पर नहीं लगती है, ठीक है। ए और बी अलग अलग पिंड है, ठीक है। ए और बी अलग अलग दो वस्तुएं, ए पर ही वर्क नहीं करेगा ये दोनों फोर्स, ठीक है, यानी कि दो वस्तुएं होनी चाहिए। उपयुक्त उदाहरण में एक बल एफ ए बी क्रिया प्रतिक्रिया पिंड ए पर लग रहा है, दूसरा ये वही चीज बोल रहा है जो यहाँ पर है, ठीक है। न्यूटन के तीसरे नियम के दैनिक दैनिक जीवन में उदाहरण देखने को मिलते हैं, उदाहरण बताना, बंदूक से जब गोली छोड़ी जाती है तो हमें पीछे की ओर झटका लगता है, जब हम बंदूक से गोली मारते हैं तो गोली छोड़ते हैं तो एक झटका लगता है, ठीक है। तो जो झटका है वो क्रिया प्रतिक्रिया का ही बल है, ठीक है। तो जैसे गोली आगे जाएगी, ठीक है, बंदूक से गोली निकलेगी, वो बंदूक पीछे होगी, ऐसे क्रिया प्रतिक्रिया का फोर्स है। जितना बल बंदूक गोली पर लगाती है उतनी ही तेजी से हमें झटका लगता है, ठीक है। घोड़ा गाड़ी को खींचते समय अपनी पिछली टांगों से पृथ्वी को पीछे की ओर दबाता है। जब घोड़ा गाड़ी खींचता है तो अपनी पिछली टांगों से क्या धरती को पीछे की ओर धकेलता है ना, ठीक है। तो इसे ही प्रतिक्रिया का स्वरूप कहते हैं, पृथ्वी घोड़े पर आगे की ओर बल लगाती है, ठीक है, गाड़ी आगे बढ़ती है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति नौका से कूदता है, वह अपने पैरों से बल लगाकर नाव को पीछे की ओर धकेलता है, जिसके फलस्वरूप नौका भी व्यक्ति पर आगे को फोर्स लगाती है, व्यक्ति किनारे पर पहुंच जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसे समझा देता हूँ, अभी रुको समझाता हूँ। न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित कोई उदाहरण है, रॉकेट का आगे बढ़ना, ठीक है, रॉकेट ऊपर जाएगा, ऊपर फोर्स लगा रहा है रॉकेट, ठीक है। तो कुएं से जैसे रॉकेट का आगे बढ़ना, ठीक है, रॉकेट आगे बढ़ेगा तो वो नीचे फोर्स लगा रहा है ना, रॉकेट ऊपर बढ़ रहा है, फोर्स फोर्स कहाँ लगा रहा है, नीचे की तरफ लगा रहा है, लेकिन रॉकेट ऊपर बढ़ रहा है। कुएं से पानी खींचते हैं तो रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे हट जाना, ठीक है। जब कुएं से बाल्टी खींच रहे हैं तो रस्सी टूट जाएगी तो एकदम से हम पीछे हट जाएंगे ना, क्योंकि जो रस्सी पर फोर्स लगा है एक बाल्टी के द्वारा, ठीक है, हम उसको खींच रहे थे, अब वही उसी अकॉर्डिंग उसी तरह से मतलब बाल्टी नीचे जाएगी उसी फोर्स से, और उसी फोर्स से हम पीछे गिर जाएंगे, ठीक है। ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, ठीक है, जितनी ऊंचाई से हम गिरेंगे उतनी ऊंचाई से हमें दर्द होगा, उतनी ऊंचाई से हमें चोट लगेगी। क्लियर है बात। एक एग्जांपल मैं ये समझा रहा था, ये नौका वाला जो था, ये कूदना ये सब इससे ठीक है जो मैं समझा रहा हूँ। कोई पर्सन है जो ऐसे तैर रहा है, ठीक है, ऐसे हाथ मार के, ऐसे हाथ मार के तैर रहा है, ठीक है, ऐसे, अब वो पानी को पीछे की ओर धकेलेगा ना, पानी पर पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा और खुद आगे रहेगा, पानी पर पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है, ठीक है, पानी पर
पीछे की तरफ फोर्स लगा, पानी इसे आगे की तरफ धकेल रहा है। क्लियर बात? यही प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, एक्शन रिएक्शन फोर्स, एक्शन रिएक्शन फोर्स। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का उदाहरण है ये। घर्षण बल किसे कहते हैं ये हमने पढ़ लिया, कितनी बार पढ़े इसको, ठीक है। घर्षण बल और पढ़ लेना, तुम समझ में आ जाएगी। घर्षण बल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, स्थैतिक, सर्पी घर्षण, लोटनिक। ठीक है। स्थैतिक, स्टैटिक, यदि जमीन पर लकड़ी का बड़ा गुटका रखा जाता है तो उसे खिसकाने के लिए बल लगाया जाता है, तो वह खिसकता नहीं है। दोनों सतह के बीच एक घर्षण बल कार्य करता है, इस घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, जब कोई चीज रखी होती है, कोई ऐसे बॉक्स रखा है धरती पे, इसको ऐसे ऐसे धक्का दूंगा मैं, ठीक है, तो ये ऐसे धक्का दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। क्या होगा? ये आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसमें क्या है, यहाँ पे घर्षण बल लग रहा है ना, जो इसका विरोध कर रहा है, इसकी गति का विरोध कर रहा है। ठीक है, ये होगा हमारा स्थैतिक। स्टैटिक फ्रिक्शन, सर्पी घर्षण, जब कोई वस्तु किसी धरातल पर सरकती है, सरकने वाली वस्तु धरातल के मध्य लगने वाले घर्षण बल को सर्पी घर्षण, बिना पहिए की किसी गाड़ी को जमीन पर खींचने तथा गाड़ी और जमीन के मध्य लगने वाला सर्पी घर्षण बल कहलाता है। बिना पहिए की किसी गाड़ी को स्लाइडिंग फोर्स। ठीक है। अब जैसे कोई चीज है, मैं उसको कुछ बांध के से खींच रहा हूँ, ठीक है, बिना पहिए की, पहिया नहीं है इसमें, ऐसे खींच रहा हूँ, तो क्या होगा? ये सर्पी घर्षण बल होगा। ठीक है, जो जमीन से इसके द्वारा लग रहा है। लोटनिक रोलिंग फोर्स, ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है, लोटनिक घर्षण, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़कती है तो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर, यानी कि एक वस्तु ये हो गई, टेबल हो गई, ऐसी कोई बॉल हो गई, ठीक है, इतना समझ लेते हैं, तो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल लोटनिक बल कहलाता है। जैसे कोई, ये क्या है, हमारी गोल वस्तु है, ऐसे करके जब जाएगी, ऐसे लोट से घूमते घूमते, लौटने बोला ऐसे घूमना, ठीक है, रोलिंग करना, ठीक है, रोल करते करते जाएगी, तो वो क्या है? घर्षण बल लगेगा उसके अंदर। समस्त वाहनों, पहियों, जमीन की सतह के मध्य लगने वाला लोटनिक बल होता है, लोटनिक घर्षण बल होता है घर्षण बल, लेकिन ये टाइप है घर्षण बल का, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। क्लियर बात? बीजों का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन हमने बता दिया। फैलना, बीज किस तरह से फैलते हैं, ठीक है, किस तरह से बिखरते हैं, किन किन विधियों द्वारा प्रकीर्णन होता है। जल द्वारा बीजों का प्रकीर्णन, बीजों का प्रकीर्णन से आशय एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलने को ही बीजों का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब हम बीज को फैलाते हैं तो क्या होता है? प्रकीर्णन, यानी कि बीजों का फैलना होता है। प्रकीर्णन की विधियां कितने? वायु द्वारा बीजों के प्रकीर्णन हेतु हवा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। जो बीजों को उनके पैतृक पौधों से, जिस मतलब पैतृक पौधा मतलब बीज जिस पौधे का है उसे पैतृक पौधा कहते हैं। ठीक है, बीज है, हमारे पास कोई बीज है, ठीक है, अब वो किस पौधे का बीज है, तो वो पैतृक पौधा है। ठीक है, जिस पौधे का बीज है वो। इस प्रकार के बीजों को निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। बीज सूक्ष्म तथा हल्के होते हैं। अब सूक्ष्म और छोटे और हल्के होंगे तभी तो हवा में उड़ रहे हैं। कुछ बीजों की हवा में तैरने कुछ बीजों की वायु में तैरने उड़ने के लिए विशेष संरचना होती है, जो वायु की बीजों की प्रकीर्णन में सहायता होती है। कैलोट्रोपिस, सेमल में रुई जैसे बालों का गुच्छा, ठीक है, रुई जैसे बालों, एक कुछ होता है ना, व्हाइट कलर के कपास टाइप में जो होते हैं, वो ऐसे उड़ते हैं। हमने देखा होगा जंगल टाइप में, या कहीं जब खेतों पे जाते हैं, रास्ते में झाड़ियां वगैरह होती हैं कहीं, तो वहां पर इस तरह के, उसको हम बुड्ढा बोलते थे पहले, बुड्ढा बोलते थे, ठीक है, वो उड़ता था, व्हाइट कलर के बाल होते थे उसके, उड़ता था। तो वो जो ना हवा की वजह से उड़ता था, ठीक है, उसमें बीज भी होता था। क्लियर बात? क्योंकि वो जो ना आग का पौधा होता है, आग का, वो उसके अंदर का बीज होता है वो, ठीक है, वो खिलता है, बीज खिल जाएगा और वो हवा में उड़ने के लिए तैयार रहेगा फिर। स्फुटन द्वारा कुछ पौधों में फल बल के साथ फटते हैं, 1 मीटर से भी दूसरी अधिक दूरी पर फेंक दिए जाते हैं। ठीक है, यूफोरबिया, मटर सेम आदि फलों में परागण दाब उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण बीज पत्र सहित दूसरे स्थानों फेंक दिए जाते हैं। ये चीज स्फुटन मतलब फल को जब तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, तो ये पढ़ लेंगे इसको। पानी द्वारा, पानी में बीज चला जाएगा तो जल के भीतर उसके निकट उगने पौधों के फलों बीजों का विकिरणन विकिरणन, ठीक है, जल द्वारा किया जाता है। ये सब पढ़ लेंगे, ठीक है।
जंतुओं द्वारा जब फल खाता है कोई जीव जंतु, मान लो बंदर है, ठीक है, बंदर कुछ खा रहा है, उसका फिर बीज कहीं और गिरा दिया, ठीक है, समझ गए ना आप? अब बीज कहीं और गिरा दिया, वहां पौधा हो जाए, उग जाएगा, ठीक है। इस तरह से पक्षियों का भी हो जाएगा। अंगूर, आलू बुखारा, अमरूद आदि फल खाते हैं पक्षी, ठीक है। बीजों का पचन नहीं होता है तो वो बीज फेंक देते हैं उसको, ठीक है, विष्ठा के साथ बाहर निकाल देते हैं। ये बीज अंकुरित हो जाते हैं, जहाँ पक्षियों द्वारा बीज पहुंच जाता है उसी पर पेड़ उग जाता है। वही चीज है, मानव द्वारा भी ऐसे ही होता है, ठीक है। मानव द्वारा वृक्ष, फल, फसल, मानव द्वारा तो फसल वगैरह इस तरह से उगाई जाती है एक दूसरे से स्थान पर। इसके अतिरिक्त खाद्यान्न के साथ कुछ खरपतवार का वितरण ये मनुष्यों द्वारा अनाज में अनजाने में ही हो जाता है, ठीक है। शून्यंक त्रुटि हमने पढ़ लिया, वो वर्नियर कैलिपर वाला है, ठीक है। शून्यंक त्रुटि, पैमाने की शून्य रेखा को सीधी रेखा में रखा जाता है, रेखा के दूसरे सिरे का पार्ट ही रेखा की लंबाई होती है, प्रयोग करते करते पैमाने के सिरे घिसकर गोल हो जाते हैं, पर शून्य की रेखा स्पष्ट नहीं हो पाती है, ठीक है। ऐसी स्थिति में पैमाने का शून्य से आगे वाला कोई निशान रेखा के प्रारंभ की सीध में रखा जाता है। इसे स्केल में शून्यंक त्रुटि कहा जाता है। रेखा के प्रारंभिक बिंदु का पार्ट ही शून्यंक त्रुटि, यानी कि जो पहले था उसका अब बाद में जो यूज होने के बाद हो गया है उसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, वही त्रुटि कहलाती है, ठीक है। ये सब पढ़ लेंगे। धनात्मक त्रुटि, ठीक है, अगर कोई चीज पॉजिटिव में जा रही है तो वो धनात्मक त्रुटि होगी। ऐसे करके पॉजिटिव में ये ए है और ये बी है, इस तरह से। नेगेटिव में कब हो जाएगी, अगर ए इधर हो जाएगा और माइनस बी इधर हो जाएगा, ठीक है, बी इधर हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगी। इस तरह से इसको पढ़ लेंगे थोड़ा। वर्णाभ परिणाम ग्रंथ इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। बीजांड के प्रकार इसको पढ़ लेंगे। इसमें कुछ समझाने वाली चीज नहीं है, मैं इसलिए नहीं समझा पा रहा हूँ, ठीक है। ये सब पढ़ लेंगे, इसमें सब पढ़ने की चीज है। जो चीज समझाने की है मैं समझा रहा हूँ, इसको पढ़ लेंगे। स्क्रीनशॉट लेना, पढ़ लेना इसको, ठीक है। पदार्थों के पृथक्करण, ठीक है, इसको समझते हैं। पदार्थों का पृथक्करण, पृथक्करण मतलब सेपरेशन, ठीक है। जब हम किसी चीज को, दो चीजों को हम अलग करते हैं तो उसे पृथक्करण कहते हैं, ठीक है। किसी मिश्रण के घटकों, कोई मिश्रण है, ठीक है, मिक्सचर है, उसके घटकों यानी कि जो उसमें चीज मिली हुई है, कोई दो चीजों से मिली हुई है, ठीक है, जैसे गेहूं से कंकड़ अलग करना, ठीक है, चावल से गेहूं अलग करना, या फिर चावल से कंकड़ निकालना, ठीक है। इस तरह से दो विधियां जिस तरह की भी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। दूसरे घटक के गुण भिन्न, इसी गुण का उपयोग करते हुए ये क्या कह रहा है, एक दूसरे से पृथक करने हेतु एक घटक के उन गुणों को जानना जरूरी है जो दूसरे घटक के गुण से अलग है। देखो ये कह रहा है कि जब किसी मिश्रण के घटकों को, यानी कि जो चीज से मिली हुई है, कोई कोई मिश्रण बना हुआ है, ठीक है। मिश्रण मतलब गेहूं में क्या है, कंकड़ है ना। तो ये कह रहा है कि हमें जानना जरूरी है कि उसमें घटक क्या क्या अलग अलग हैं। क्या गेहूं अलग है और क्या कंकड़ अलग है? सही बात है ना, उसकी पहचान होना जरूरी है, ठीक है। दूसरे घटक के गुण से भिन्न है, क्योंकि वो गेहूं और कंकड़ सेम तो है नहीं, अलग है ना। इसी गुण का उपयोग करते हुए पृथक्करण की विधियों का चुनाव किया जाता है, ठीक है। अब किस तरह का चीज है वो, किस तरह का गुण है वो, ठीक है, किस तरह का घटक है वो, उसी तरह से हम उसको फिर यूज कर सकते हैं। बीनना, धीरे धीरे छोटा छोटा करके होगा कुछ तो बीन लेंगे। फटकना, ओसाना, ठीक है, गेहूं वगैरह फटकते हैं। चालना, चालना मतलब छलनी टाइप से भी होता है चालना, ठीक है। चुंबक के पृथक्करण, अगर कोई लोहे के टुकड़े हैं किसी चीज में तो लोहे के चुंबक से करके तो चुंबक के अलग निकल जाएंगे वो लोहे का, ठीक है। ऊर्ध्वपातन करके, ऊर्ध्वपातन का हमने पढ़ा है। ऊर्ध्वपातन जब हम नमक को अलग करते हैं पानी से, ठीक है, समुद्र में से, ठीक है, तो ऊर्ध्वपातन क्या, पानी हो जाता है। तल छट्टीकरण हमने पढ़ा है। तल छट्टीकरण का कैसे पढ़ा था, तल छट्टीकरण का, है ना, तल छट्टीकरण का भी तो ऐसे ही पढ़ा था। जब हम किसी चीज को मतलब उसमें से छानते हैं किसी चीज को, ठीक है, जैसे रेत से पानी हो गया, ठीक है, इस तरह से पानी छानते हैं। ऐसे ये छानने वाला भी ये पार्ट है, भारण हो गया। इस तरह से ये थोड़ा अलग अलग पार्ट भी है। किन्हीं चार विधियों का नाम लिखिए, चार विधि पूछ रहा था। इस तरह से अपकेंद्रण, अपकेंद्रण करना, ठीक है, वाष्पन करना, वाष्पन ऊर्ध्वपातन का दूसरा पार्ट है, ठीक है। आसवन, आंशिक आसवन, क्रिस्टलीकरण, ठीक है। बीनना, ठीक है, बीनना, गेहूं चावल दाल में कुछ अनुपयोगी घटक कंकड़ मिट्टी आदि मिले होते हैं,
अनाजों की आकृति, आकार, रंग से अलग होते हैं। इन्हें हाथों से बीनकर अलग कर सकते हैं। उसे बीनना कहते हैं। फटकना, फटकने से केवल हल्के अवयव ही दूर होते हैं। गेहूं को सूप से फटकते हैं, ठीक है। सूप के द्वारा गेहूं को फटकने से हल्का भूसा सूप से बाहर दूर गिरता है, ठीक है। किसान भूसा युक्त अनाज ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर बरसाते गिराते हैं, जिससे अनाज या गेहूं पास में एकत्र हो जाते हैं। हल्का भूसा आधी हवा में उड़कर दूर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। जिसे पसाना भी कहते हैं शायद इसे। भोजन एकत्रीकरण हेतु मूसला जड़ों से होने वाले रूपांतरण का प्रकार। मूसला जड़ों से रूपांतरण कौन सा है, ठीक है। ये सब पढ़ लेंगे हम, ऊपर का क्वेश्चन ही था, ये आया था, ठीक है। किण्वन, किण्वन को क्या कहते हैं इंग्लिश में, याद आ तो रहा है मुझे, याद अभी नहीं आ रहा है। चलो बताऊंगा, इसको याद आएगा तो। ये अंगूर में होता है किण्वन। किण्वन को सर्वप्रथम बुकनर ने बताया था। किण्वन वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, हाँ, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिससे जिसके परिणाम स्वरूप एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। किण्वन की अभिक्रिया जीवित कोशिका में के बाहर होती है। किण्वन की प्रक्रिया जाइलम एंजाइम उपस्थित होती है। जाइलम एंजाइम ईस्ट कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। श्वसन क्या है, इसके प्रकारों को बताएं, श्वसन पढ़ लेंगे, ठीक है। ऑक्सी श्वसन, अनोक्सी श्वसन, रेस्पिरेशन बोलते हैं इसको। श्वसन के दो प्रकार होते हैं। ऑक्सीजन पर निर्भर करता है। जिस प्रकार श्वसन तंत्र ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। ऑक्सी शोषण मतलब जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है। अनोक्सी हो जाएगा जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है। क्लियर बात, इसको पढ़ लेंगे। यौगिक तथा मिश्रण, कंपाउंड एंड मिक्सचर, ठीक है। प्रत्येक यौगिक का संगठन निश्चित होता है, इसको पढ़ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पौधों में लैंगिक जनन, इसको ही पढ़ लेंगे, सब बायोलॉजी का पार्ट है, पढ़ लेंगे इसको, खुद से पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। द्रव्य एवं ऊर्जा से क्या समझते हैं, इसको भी थोड़ा पढ़ लेंगे। बीज किसे कहते हैं, ठीक है। ऊर्जा क्या है, ऊर्जा हमारी शक्ति है, ठीक है, एनर्जी। द्रव्य क्या है, कुछ मैटर है, पदार्थ है, ठीक है। ये सब चीज पढ़ लेंगे, सब आसान ही है जब पढ़ेंगे समझ में आएगा। ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत ध्वनि, ऊर्जा है। बीज किसे कहते हैं, ये हम पढ़ लेंगे। एक पत्री बीज, द्विपत्री बीज, ठीक है। गुरुत्व हमने पढ़ लिया है, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। गुरुत्व, ठीक है। गुरुत्व से तात्पर्य गुरुत्वाकर्षण जो होता है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। इनमें से एक पिंड पृथ्वी हो तो इस आकर्षण बल को हम गुरुत्व कहते हैं, ठीक है। गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। यही कारण है कि मुक्त रूप से फेंकी गई वस्तु पृथ्वी की सतह पर आकर गिरती है। उल्लेखनीय है कि किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल ही उसका भार कहलाता है। अब किसी, देखो मेरा वेट कितना है, मेरा वेट कितना है, ठीक है। मेरा वेट अगर 60 है, 60 kg, तो ये 60 kg क्या है, ये पृथ्वी पृथ्वी जो है मेरे ऊपर फोर्स लगा रही है 60 kg का। आई बात समझ में, तो ये ही मेरा क्या है, भार है। ये जो वेट होता है ना, वो इसी पर डिपेंड करता है, वरना हमारे अंदर वेट थोड़ी है। हम कितने भारी हैं, ये पृथ्वी के फोर्स लगाने पर डिपेंड कर रहा है कि हम पर कितना फोर्स लगा रही है। सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने बताया पृथ्वी समस्त वस्तुओं को अपने ओर खींचती है, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरती किसी वस्तु के वेग के प्रति सेकंड में होने वाले वृद्धि को प्रदर्शित करता है। बल के कारण किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि की को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि, ठीक है, इसको याद कर लेंगे, और कुछ नहीं, इसको पढ़ लेंगे थोड़ा। गुरुत्व सेंटर, जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण होता है, ठीक है। किसी वस्तु का गुरुत्व सेंटर वह गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है जहाँ पर संपूर्ण भार कार्य करता है। किसी वस्तु का भार के घनत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्यरत रहता है। किसी पिंड का गुरुत्व केंद्र तब तक स्थिर रहता है तब तक उसका आकार नहीं बदलता है, ठीक है।
गुरुत्वीय क्षेत्र ग्रेविटेशनल फोर्स जब प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। कण के चारों ओर के उस स्थान को जहां पर कण गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करता है गुरुत्वीय बल कहलाता है। ठीक है, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है, सॉरी। ठीक है, ये कैसे है समझाता हूँ। अब जैसे कि मैंने कहा, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पे मैंने रॉकेट छोड़ा, तो कोई एक ऐसा क्षेत्र है, ठीक है, ऐसे अगर रॉकेट छोड़ूंगा तो रॉकेट अगर इस पॉइंट से नीचे रहेगा, रॉकेट बुझ जाएगा तो वो नीचे आके गिरेगा, क्योंकि जो गुरुत्व क्षेत्र इतना है मेरा, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, ठीक है, गुरुत्व क्षेत्र इतना है। अगर इसके बाद गुरुत्व क्षेत्र नहीं है पृथ्वी का, ठीक है, अगर रॉकेट इससे बाहर चला गया तो वो बाहर ही रहेगा, अंदर नहीं आएगा। क्लियर है बात। इसको कुछ बोलते हैं एस्केप, कुछ करके बोलते हैं इसको। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन, अब वही है कि भाई कोई फोर्स कितनी तीव्रता से लग रहा है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी पिंड पर रखे किसी एकांक द्रव्यमान के पिंड पर जितना गुरुत्व का आकर्षण बल लगता है उसे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, जितना अधिक लगेगा वो उसका गुरुत्वीय तीव्रता कहलाएगी, कम लगेगा तो कम तीव्रता है, इंटेंसिटी। काई काई की प्रोबेबिलिटी आप क्या समझते हैं, इसको पढ़ लेना। ठीक है, जो पढ़ने की चीज है वो मैं बता रहा हूँ और जो समझने की चीज है वो समझा रहा हूँ। किसी वस्तु का रेखीय संवेग कब संरक्षित रहता है, रेखीय संवेग संरक्षण के नियमानुसार किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लग रहा हो तो उस निकाय का संपूर्ण रेखीय संवेग नियत रहता है। देखो, संवेग संरक्षण हमने पढ़ लिया था, तो रेखीय संवेग वाला अब हम पढ़ लेते हैं। रेखीय संवेग भी यही कह रहा है कि जब किसी संवेग पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तब तक वो संरक्षित ही रहता है। वही चीज बोल रहा है, कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, निकाय का रेखीय संवेग नियत रहता है। मान लो किसी निकाय पर एफ फोर्स लग रहा है, ठीक है, समय अंतराल टी सेकंड बाद या टी टाइम बाद उसके संवेग में परिवर्तन डेल्टा पी हो, ठीक है, संवेग पोटेंशियल, ठीक है, पी फोर क्या होगा, पोटेंशियल नहीं होगा, संवेग होगा। ठीक है, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से एफ इजिकल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। एफ इजिकल टू जीरो हो तो इस तरह से ये हमारा पी एक नियतांक, ये है, बस इसको थोड़ा समझ लेंगे। तत्व तथा यौगिक में अंतर, ये पढ़ लेंगे। ठीक है, दोलन बल और कंपन गति के उदाहरण, यदि कोई पिंड आवर्त गति करते हुए एक निर्धारित रास्ते पर किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष आसपास गति करता है, ठीक है, दोलन वाला मैंने बता दिया, इस तरह से पेंडुलम वाला। और कंपन गति, ठीक है, कंपन गति का मतलब कोई चीज अगर ऐसे कांप रही है, ऐसे करके कांप रही है, वो तो कंपन गति, वाइब्रेशन, ठीक है, वाइब्रेट या फिर दोलन गति, वही चीज है ना ये भी। तो वो एक जगह पर ही कांप रही है ना वो, इस तरह से, तो ये भी दोलन गति हो। दूसरे शब्दों में कोई पिंड अपने सामने पास गति करता है तो दोलन गति कहलाती है। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछना, मैं बताऊंगा। ठीक है, पढ़ना इसको। ठीक है, बीजांड की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्रण, इसको ऐसे थोड़ा याद कर लेंगे। इसको बीजांड किस तरह का होता है, इस तरह से ऐसे बनाएंगे, इस तरह से ऐसे बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से ऐसे बनाएंगे, फिर इस तरह से ऐसे बनाएंगे, इस तरह से ऐसे बना देंगे, तो ये बीजांड की आंतरिक संरचना हो जाएगी। बीजांड ग्रंथि ये होता है, ठीक है, निभाग ये होता है, अध्यापन ये होता है, इस तरह से हम इसको याद कर लेंगे। ठीक है, चुंबक के गुण, चुंबक में क्या क्या गुण होते हैं, चुंबक के गुण तीन प्रकार के होते हैं। आकर्षण होता है उनमें, ठीक है, इसको पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा। दिशात्मक गुण होता है, देखो मैं पढ़कर इसलिए नहीं समझा पा रहा, देखो समझने की कोई चीज नहीं है इसमें, पढ़ना है, थ्योरी है, समझ जाएंगे आराम से। दिशात्मक गुण होता है, ठीक है, थोड़ा टाइम ज्यादा होगा, कंज्यूम होगा, बस मैं इसलिए नहीं समझा पा रहा हूँ। ठीक है, मतलब इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ, तुम लोग पढ़ लेना इसको। ध्रुवों के आकर्षण प्रतिकर्षण, ठीक है, क्योंकि जब हम खुद से ही पढ़ेंगे तो हमें चीजें मतलब क्लियर हो जाती हैं काफी। समय के मापन पर संक्षिप्त टिप्पणी, इसको पढ़ेंगे तो भी हमें समझ में आएगी। समय के मापन से हमारा आशय काल अंतराल के माप से है, जब हम टाइम को मेजर करते हैं। ठीक है, साधारण बोलचाल के समय में समय का मापन है तो किसी घड़ी का उपयोग, घड़ी से ही मापते हैं। ठीक है, जब टाइम देखते हैं तो घड़ी से ही देखते हैं ना, तो समय भी हमारा आशय काल मापन से होता है। जब हम किसी टाइम घड़ी देखते हैं, घड़ी में टाइम देखते हैं, समय देखते हैं, ठीक है,
तो वो हम कहते हैं कि हाँ भाई हम समय का मापन कर रहे हैं, काल मापन कर रहे हैं। हमें प्रतिदिन छोटे-छोटे काल अंतरालों को मापने की आवश्यकता पड़ती है कि टाइम कब हो गया, ठीक है? ट्रेन या बस का सफ़र करते समय, घर से निकलते समय, टेलीविज़न, रेडियो पर समाचार सुनते समय, कोई प्रोग्राम देखने के लिए काल अंतराल का मापन आवश्यक होता है। मतलब किस टाइम कोई कोई चीज़ आ रही है, ठीक है? टाइम फिक्स होता है ना, तो वही चीज़ बोल रहा है। परागकण की प्रक्रिया, इसको पढ़ लेना, इसको पढ़ लेना, ठीक है? सब थ्योरेटिकल पार्ट है, पढ़ लेना, इसमें समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है। कीटों के उड़ने हेतु अनुकूलन, इसको पढ़ लेना, सब समझ में आएगा, सब इजी है। विलयन क्या है? विलयन, ठीक है, सॉल्यूशन, दो या दो से अधिक पदार्थों के ऐसे समांगी मिश्रण जिसका कोई निश्चित संगठन नहीं होता है, अर्थात पदार्थों की मात्रा का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, विलयन कहलाता है, ठीक है। विलयन के प्रकार, संतृप्त विलयन, ठीक है, ये सब पढ़ लेंगे। प्रकाश संश्लेषण हमने पढ़ लिया, भोजन की बनाने की प्रक्रिया, ठीक है, ये सब पढ़ लेंगे। पत्तियों के रूपांतरण, ठीक है, ये सब पढ़ लेंगे। जो चीज समझाने की वो मैं समझा रहा हूँ। गति किसे कहते हैं हमने देख लिया, समय के साथ वस्तु की स्थिति के परिवर्तन में, परिवर्तन को वस्तु की गति कहा जाता है। गति के तीन भागों में होती है, स्थानांतरित गति, ट्रांसलेटरी गति, घूर्णन गति, कंपनी गति, ठीक है। स्थानांतर मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो गति चेंज कर रही है। कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो ऐसी ऐसी रेखा को या तो सरल रेखीय गति भी कहते हैं और स्थानांतरित गति भी कहते हैं। स्थानांतरित गति को रेखीय गति भी कहा जाता है ना, सीधे पटरी पर चलने वाली रेलगाड़ी, ठीक है, सरल रेखीय गति कहलाती है। स्थानांतरित गति में मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरी, अरे कौन है यार ये शोर कर रहा है, दाईं ओर की दूरी को धनात्मक तथा बाईं ओर की दूरी को ऋणात्मक रूप से व्यक्त करते हैं, ठीक है। घूर्णन गति हमने पढ़ लिया, ठीक है, अपने एक्स पर घूमती है। कंपन गति, वाइब्रेटरी मोशन। द्रव्य पदार्थ होता है, ठीक है, द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं, इसको पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आएगा। पत्तियों के प्रकार पढ़ लेंगे, संयुक्त पत्ती, सरल पत्ती, परागकण किसे कहते हैं, ठीक है, इसको पढ़ लेंगे। बीज के अंकुरण को स्पष्ट करें, बीज में अंकुरण कैसा होता है ये समझ लेंगे, ठीक है, आसान है सब। यौगिक किसे कहते हैं ये हमने देख लिया, इसको पढ़ लेंगे। लघु बीजाणु, इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। और जो भी चीज मैं पढ़ने को बोल रहा हूँ पढ़ लेना, ठीक है, आसानी से सब समझ में आ जाएगा। तुम्हारे पास बुक्स हैं तो बुक से पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं चीज समझाने की थी वो मैं समझा दी। मात्रक से आप देखना, वैसे मात्रक यूनिट को कहते हैं। भौतिक राशि के मापन हेतु उसी राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है, इस मानक को ही उस राशि का मात्रक कहा जाता है, ठीक है। मात्रक संख्यात्मक मान, उदाहरण, ठीक है। तो ये सब पढ़ लेना। मात्रक जिसमें उस भौतिक राशि के माप को व्यक्त किया जाता है, ठीक है, मात्रक उसे कहते हैं जिसमें राशि की माप को व्यक्त किया जाता है। जैसे दूरी, दूरी का मात्रक, मीटर, समय, समय का मात्रक, सेकंड, इस तरह से। संख्यात्मक मान क्या है? जो यह व्यक्त करता है कि उस मात्रक की भौतिक राशि में कितनी बार आया है, ठीक है। जो यह व्यक्त करता है कि वह मात्रक उस भौतिक राशि में कितनी बार आया है, संख्यात्मक मान कहलाता है, ठीक है। इसको पढ़ लेंगे, ये इतना भी जरूरी नहीं है। वाष्प तथा गैस में क्या अंतर है? वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध जल को प्राप्त किया जाता है, जबकि द्रव का गैसीय अवस्था में बदल जाना वाष्पन कहलाता है। गैस पदार्थों के अणु बहुत दूर दूर होते हैं, इनकी आकृति में निश्चित नहीं होती है, जिस बर्तन में रखते हैं आकार उसका आकार ले लेते हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ा है। भंगुर तथा घातवर्धीय पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक है। भंगुर जो मतलब गिरते ही टूट जाते हैं, कांच हो गया, ठीक है, या फिर भंगुर उन्हें भी कहते हैं जैसे किसी चीज पर चोट करते हैं, घात करते हैं, ठीक है। घात वर्त्य वो होते हैं जो मतलब सह लेते हैं चोट को, ठीक है, टूटते नहीं है। भंगुर वो होते हैं जो चोट लगने पर टूट जाते हैं, ठीक है। भंगुर पदार्थ उसे कहा जाता है जो किसी चोट के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, अंत में चूर्ण बन जाता है। कांच, कोयला, गंधक आदि हमने पढ़ लिया पहले। घातवर्त्य वे पदार्थ, भंगुर अभंगुर पढ़ा था ना हमने। भंगुर वो हो गया जो मतलब टूट जाता है, और अब अभंगुर वो होते हैं जिन्हें पीटने या चोट द्वारा उन्हें चादर के रूप में फैला देते हैं, चादर के रूप में बन जाते हैं वो, लेकिन वो टूटते नहीं है, ठीक है। पदार्थ से तार खींचे जा सकते हैं, ठीक है। सोना, तांबा, चांदी, इस तरह से। बीनना, फटकना, पृथक्करण, इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। पर्वत क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं पौधों में अनुकूलन है तो क्या क्या विशेषताएं, ये पढ़ लेंगे। मृतिका,
इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। कोई समझाने वाली चीज नहीं है, इसलिए मैं समझा रहा नहीं हूँ, ठीक है। पदार्थ की अवस्थाएं जो हमने पढ़ रखी हैं वही चीज है। एक बर्तन की धारिता 12 लीटर है, तो इसकी धारिता घन सेंटीमीटर में कितनी होगी? घन सेंटीमीटर में, ठीक है। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। 12 बटे इस तरह से 1000, 12 लीटर यानी कि 1000 सेंटीमीटर। और फिर इसको क्या करना है, घन सेंटीमीटर हो जाएगा, फिर ये चेंज हो जाएगा। 12 लीटर घन सेंटीमीटर 1 लीटर में। ठीक तो है। ये ऐसे बोल रहा है ना, 1 लीटर में 1 लीटर में 1 घन सेंटीमीटर होता है, सॉरी 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं। तो 12 लीटर में कितना होंगे? 12,000 घन सेंटीमीटर, सिंपल तो है। न्यूटन के नियमों को बताइए। हमारा गति विषय ज्ञान 3 मूल नियमों पर निर्धारित है। सेम एज इट इज लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पढ़ लो, समझ लो, बस अपनी लैंग्वेज में लिखो फिर। इसमें सर्वप्रथम महान वैज्ञानिक सर आइजक आइजक न्यूटन 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रतिपादित किया, ठीक है, अपने न्यूटन के नियमों को, ठीक है। इस वैज्ञानिक के सम्मानार्थ इस इन नियमों को न्यूटन की गति का नियम कहा जाता है, ठीक है। ये सब वही तो है जो हमने पढ़ा है, बेशक प्रथम नियम। प्रथम हमने देखो सेकंड और थर्ड लॉ पढ़ लिया था। सेकंड लॉ हमारा कहता है फिजिकल टू एम ए वाला, ठीक है। एम ए वाला जब तक उस पर कोई बाह्य आंतरिक फोर्स ना लगे, वो उसी स्थिति में रहेगी। या चल रही है तो वो चलती रहेगी, और, रुकी है तो रुकी रहेगी, ठीक है। सेकंड वाला हमने क्या पढ़ा था, क्रिया प्रतिक्रिया वाला, F=F_AB=F_BA, ठीक है। माइनस में था वो चीज, ठीक है, यहाँ पे माइनस में था। क्लियर है ना बात, ऐसे माइनस में था। और थर्ड वाला फर्स्ट वाला हम पढ़ लेते, सेकंड और थर्ड हमने पढ़ लिया। फर्स्ट वाला में हम पढ़ लेते हैं, कोई वस्तु विराम में है तो वह एक सरल रेखा में गति से रहती है। ये कह रहा है, ये प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु, ये वही चीज है, सेकंड की तरह ही है, ठीक है। कोई वस्तु विराम अवस्था में है या फिर एक सरल रेखा में गति कर रही है, तो उसकी विराम अवस्था या समान गति की अवस्था में परिवर्तन तभी होता है जब उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है, ठीक है। फर्स्ट की तरह ही है, ठीक है। इन इस नियम को गैलीलियो का जड़त्व नियम कहते हैं, ठीक है। दैनिक जीवन में कोई उदाहरण देखने को मिलते हैं कई, ठीक है। हथौड़े के हत्थे को पृथ्वी पर पटकने से हथौड़े हत्थे में कस जाता है, ठीक है। जो हथौड़े का हत्था पृथ्वी में, देखो ऐसे करके हथौड़ा होता है, इसको हम जमीन पर थोड़ा ऐसे ऐसे न्यू करके ऐसे मारेंगे ना नीचे को, तो ये क्या है, इसमें फंस जाता है ना अच्छे से, जब ढीला हो जाता है तो, ठीक है। ऊपर उठता है, उठाकर पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर पटकते हैं, तो हथौड़ा एवं हत्था दोनों गति की अवस्था में होते हैं। हत्था तो पृथ्वी के संपर्क में आते ही परावस्था में आ जाता है, परंतु हथौड़े गति हथौड़ा गति से जड़त्व के कारण से गतिशील हो जाता है, इस फलस्वरूप वह नीचे आकर हत्थे में फंस जाता है। इसमें क्लियर हुआ? तुमने देखा होगा तो समझ में आई होगी ये चीज। कार या गाड़ी में असावधानी से बैठे यात्री एवं गाड़ी कार या गाड़ी के एक चल देने से, जब हम आराम से बैठते हैं किसी कार में और अचानक से गाड़ी स्टार्ट हो जाए, ठीक है, गाड़ी चल दे, तो हमें झटका सा लगता है ना, पीछे की तरफ गिर जाते हैं। इसका कारण यही है कि हमारे शरीर का जो बॉडी है, ठीक है, हमारे शरीर का निचला पार्ट है, वो क्या है, गाड़ी के संपर्क में, और हमारा ऊपर का हिस्सा जो हमारे हाथ है, ठीक है, वो क्या है, हाथ, और हमारा चेस्ट, हमारा पेट, सिर, ठीक है, ये क्या है, हमारा उसमें रहता है, फिर स्थिर अवस्था में रहता है, ठीक है। तो हमें एकदम से झटका लगता है साथ साथ चलने में। ये सब तुमने पढ़ा होगा, समझ में आ रही होगी ये चीजें। तो गोली मारने वाला हमने देख लिया। गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है, परंतु पत्थर मारने पर कांच टूट जाता है, ठीक है। क्यों? देखो, जब कांच में गोली लगती है तो ऐसे छेद कर देता है, ठीक है, पत्थर मारेंगे तो टूट जाएगा। तो ये वही है ना, जब इस स्पीड से जाएगा तो उस कांच का पार्ट टूट जाता है, बाकी कांच वैसा ही रहता है, ठीक है। जितने पर लगी है चोट उतने पर ही टूट कर जाती है, ठीक है। इसका कारण यह है कि गोली जब अत्यधिक वेग से कांच से टकराती है तो कांच का केवल वही भाग गति में आता है जिससे संपर्क में गोली आती है, ठीक है। और शेष भाग अवस्था में जड़ के कारण स्थान पर लगा रहता है, ठीक है। लेकिन कांच इतनी स्पीड, कांच पर मतलब पत्थर जब मारते हैं तो कांच
मतलब पत्थर इतनी स्पीड से नहीं जाता है जितना कांच ओ गोली जाती है, ठीक है। गोली बहुत स्पीड से जाती है। तेज भाग गति में आए तो गोली एक स्वच्छ घोल के छेद बनाते हुए निकल जाती है। इससे विपरीत एक पत्थर कांच के टुकड़े में मारा जाता है तो इसका वेग अत्यधिक इतना अधिक नहीं होता है जितना उस पर होता है, ठीक है, गोली का होता है, ठीक है। ये सब ठीक है, आसान है, पढ़ लेंगे। मानक सेकंड क्या है, स्टैंडर्ड सेकंड, मानक की समय स्थिति में, ये सब पढ़ लेंगे, ठीक है, सब कुछ वही है। अमरवेल सिंगाड़ा कितने चैप्टर पे आ गए हम, कितने पेज पर आ गए, 55 पे, कितना रह गया हमारा काम। चलो लगभग हो गया, कर देते हैं। अमरवेल सिंगाड़ा आर्कटिक में किस किस प्रकार की जड़ें सहारा देने वाली जड़ें होती हैं। अमरवेल सिंगाड़ा आर्कटिक, ये सब पढ़ लेंगे, ठीक है। एक पर्यायी पौधा होता है आकार चूसक जड़ों के द्वारा आधार पौधे से ग्रहण करता है, ठीक है, ये पढ़ लेंगे। गति किसे कहते हैं, ये हमने देख लिया। अलैंगिक जनन, ये हमने पढ़ लिया, इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। प्रकंदन, इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। पराग कोश की संरचना एवं विकास, ये पढ़ लेंगे, ठीक है। और तो सब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको पढ़ लेंगे। सरल एवं, देखो जो चीज समझाने की है वो मैं समझा रहा हूँ, और जो चीज नहीं समझाने की उसमें क्या ही समझा। क्वेश्चन पेपर देखते हैं। फल का पेड़ से गिरना कैसा उदाहरण है, फल का पेड़ से गिरना, फल पेड़ से नीचे गिर रहा है तो कुछ तो बल है ना इसमें, गुरुत्व का उदाहरण। बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जा सकता है। बालू में अगर लोहे की छीलन डाली जाए तो चुंबकीय पृथक्करण, ठीक है, चुंबक से लोहे की छीलन को अलग कर सकते हैं ना, पत्ती द्वारा जनन, ये सब हम पढ़ लेंगे, ठीक है। द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है, द्रव्यमान का मानक मात्रक ग्राम या किलोग्राम, किलोग्राम होगा, ठीक है। ये सब हमने पढ़ते आए हैं, इसको सबको कर लेंगे, ठीक है। कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये सब हम पढ़ लेंगे। पादप कोशिका में, ठीक है, कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका में। बल का मात्रक न्यूटन। ऊर्ध्वपातज क्या नहीं है, ऊर्ध्वपातज नौसागर है, आयोडीन है, और कपूर है, ठीक है। नमक नहीं है क्योंकि नमक वहां रह जाता है ना, ऊर्ध्वपातन करते हैं जब हम पानी का ऊर्ध्वपातन करते हैं, ठीक है। नमक नहीं है, ठीक है, तो नमक पर राइट आएगा। कीटभक्षी पौधा है, कीटभक्षी पौधा कौन सा है इसमें से, वीनस फ्लाई ट्रैप, सारे हैं ये, ठीक है। कीटभक्षी मतलब जो कीटों को खाते हैं। निपेंथिस था, वीनस फ्लाई ट्रैप था, संड्यूस है, ठीक है, संड्यू। नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने की विधि, निथारना, छानना, वाष्पन। द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है, किलोग्राम। क्वेश्चन वही है, रिपीट होते रहते हैं। प्रकाश संश्लेषण होने वाली ऑक्सीजन निकलती है, प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन निकलती है कहाँ से, वो हम पढ़ लेंगे, ठीक है। और एक वीडियो और आ जाएगा इस पे, अति लघु के प्रश्न जो हमने छोड़े हुए हैं, सॉरी अति लघु तो हो गए हमारे, बहुविकल्प के प्रश्न जो हमने छोड़े हुए हैं वो कर लेंगे, ठीक है, एक वीडियो में। पार्ट 2 हमारा खत्म हो गया, पार्ट 3 हम इसको चलाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।